हेलो बच्चे, पार्टी मजामा, कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर एदा का प्यारा प्रोफेसर और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हर लॉ से क्या एप्लीकेशंस होता है उनको पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे 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 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एंड में। और आखिरी में हम लोग बनाएंगे प्रोफेसर्स कॉपी, जिसको आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में 4 पेज के अंदर पूरा चैप्टर को एकदम शॉर्ट में अपन कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? अगर आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, तो नोट्स आपको मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पर। वैसे पीडब्ल्यू ऐप आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो बेटा पीडब्ल्यू एक ऐप है जिसपे इंडिया के करोड़ों बच्चे हर साल पढ़ के सबसे टॉप रैंक लेकर आते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और धड़ल्ले से आप चैप्टर को चालू करके समझते हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कैसे काम करता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? स्टार्टिंग होगी फोर्स से, क्योंकि नाम फोर्स है। फिर इनर्शिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन के तीनों लॉ। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, तीनों लॉ। फिर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे, और फिर प्रोफेसर्स कॉपी बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। थियरी अगर हम देखें तो आधे घंटे की थियरी है, फिर 1-1.5 घंटा न्यूमेरिकल्स चलते हैं। तो हम थियरी करेंगे, फिर थोड़ा न्यूमेरिकल्स में थोड़े से होमवर्क, प्रोफेसर कॉपी बनाएंगे, छुट्टी। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं रेस्ट और मोशन से। रेस्ट मतलब क्या है? जब ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, इफ इट्स पोजीशन इज कांस्टेंट या पोजीशन रिलेटिव सराउंडिंग डजंट चेंज ओवर टाइम। पोजीशन वही की वही है, पोजीशन रिलेटिव टू सराउंडिंग डजंट चेंज ओवर टाइम, तो रेस्ट है भैया। और अगर क्या हो गया, अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, समझो। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश या पुल, सिंपल टर्म्स, पुश या पुल। अब पुल करो या पुश करो तो क्या हो जाता है भैया? फोर्स हो जाता है। धक्का दो या खींचो, दो ही चीज होते हैं, आइदर पुश या पुल, इसे बोलते हैं फोर्स। ठीक है, अब फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स एक चीज है जो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। रेस्ट को चला सकता है, चले हुए को रेस्ट पे ला सकता है, या शेप और साइज बदल सकता है। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स है, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑफ द बॉडी ऑन द बॉडी। ठीक है, फोर्स क्या कर सकते हैं? एफर्ट है जो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, या फिर शेप, से पत्थर को तोड़ सकता है या बॉटल को दम लगा के मोड़ सकते हो, शेप भी बदल सकते हो आप, है ना। ठीक है, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। इसकी एक और यूनिट होती है डायन। और 1 न्यूटन में 1,00,000 डायन या 10⁵ डायन होते हैं। अदर यूनिट है, सीजीएस कोई मतलब नहीं आपके लिए, अदर यूनिट है। तो एक इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, कैपिटल एन से लिखते हैं फोर्स को। बाकी अदर यूनिट होती है डायन। और एक डायन में, 1 न्यूटन में 1,00,000 डायन, मतलब सोचो कितनी डायने मरी होगी तो 1 न्यूटन पैदा हुआ था। बहुत काम करके गया ये आदमी। ठीक है, अरे समझ में बच्चों बात? ये सिंपल सिंपल चीज है, टफ नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो फोर्स क्या है? पुश या पुल है। क्या कर सकता है? स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट, जो लास्ट पेज पढ़ी थी, वो चेंज कर सकता है या शेप बदल सकता है। चला सकता है, रोक सकता है, स्पीड कम ज्यादा कर सकता है, या शेप बदल सकता है। यही काम कर सकते हैं फोर्स। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट न्यूटन है, दूसरी यूनिट डायन है। 1 न्यूटन में 1,00,000 डायन होता है। चलो, फोर्स क्या कर सकता है? चला सकता है और रोक सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, स्पीड बदल सकता है, या शेप और साइज बदल सकता है। तो 5 चीजें कर सकता है। आप 6 भी कर सकते हो, इस पॉइंट को 2 पॉइंट लिख सकते हो, स्पीड इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो 5 लिख लो, तो चाहो तो 6 लिख लो। स्टार्ट स्टॉप, डायरेक्शन बदल देगा, स्पीड बदल देगा और शेप बदल देगा। स्टार्ट स्टॉप, डायरेक्शन, स्पीड और शेप। समझ में? बच्चे, स्टार्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, डायरेक्शन, स्पीड, शेप, 3 चीजें बदल सकता है, खत्म बात। ये सिंपल चीज कर सकता है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलो, रिजल्टेंट फोर्स समझते हैं। नेट फोर्स देखना होता है बेसिकली। ऐसे कि मैंने बोला यहाँ 730 का फोर्स लगा है या 950 का फोर्स लगा है, तो अब आपको देखना है नेट फोर्स कितना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे भैया, सब्ट्रैक्ट करो कितना हो रहा है। देखो, या 730 या 550, 950 लगा है, तो नेट में इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा बताओ? 950 माइनस 730 करो, कितना जाएगा? 220 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगेगा, इतना फोर्स इस तरफ लगेगा 220 न्यूटन का। सेम वे में जैसे 1050 लगा है या 500 लगा है, तो इस तरफ ज्यादा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 760 लगेगा। लेटर से इधर 10 का फोर्स लगा है, इधर ही 20 का फोर्स लगा है, वेक्टर है, तो नेट में फोर्स कितना हो जाएगा? इस तरफ 30 का ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे फोर्स को। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं? एक डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। रिजल्टेंट फोर्स इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन मल्टीपल फोर्सेस आर कंबाइंड। अलग अलग सबको कंबाइन कर लो, जो आ जाएगा वो टोटल फोर्स हो जाएगा। इसको रिजल्टेंट फोर्स
नेट फोर्स सब इसी को बोलते हैं। रिजल्टेंट हो गया, नेट हो गया, टोटल फोर्स सब एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया बच्चे बात? रिजल्टेंट फोर्स हैज सेम इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये कोई सेंस नहीं था लिखने का। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ही क्यों निकाला था कि नेट इफेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो समझ में आई बात। अब देखो, अगर दोनों फोर्स बराबर बराबर लग गए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, कि मैं ऐसे 10 से खींचा, इधर भी 10 से खींच रहा हूं तो ये हिलेगा ही नहीं, वहीं का वहीं पड़ा रहा, नेट फोर्स 0 हो गया। या बैलेंस फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस मतलब दोनों अलग अलग लग रहे हैं, कुछ नेट में बच रहा है, इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड क्या होता है? व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूस अ नेट फोर्स इक्वल टू 0, टोटल 0 हो जाए। जब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो बैलेंस्ड में 0, अनबैलेंस्ड में 0 नहीं है। सिंपल सिंपल बात है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो, बैलेंस में डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज, ये कैन प्रोड्यूस चेंज, है ना। ये कर ही नहीं सकता, 0 है कि कुछ चेंज कैसे करेगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन नहीं कर सकता, बॉडी को हिला नहीं सकता, ये एक्सेलरेट कर सकता है बॉडी को, ठीक है। अगर दो बैलेंस फोर्सेस हैं, ठीक है, अगर दो हैं और 0 हो रहे हैं तो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, तभी कट के 0 हो सकते हैं। फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कैंसिल ईच अदर आउट। अनबैलेंस फोर्सेस दो हैं तो इक्वल नहीं हो सकते फिर वो, ठीक है, अनइक्वल होने चाहिए, ठीक है, अनइक्वल होने चाहिए। अगर दो हैं तो अनइक्वल होंगे तभी हो, वरना अगर इक्वल हो गए अपोजिट में तो हो ही नहीं सकता, फिर तो बैलेंस हो गया ना, फिर तो कट जाएंगे, ये कट गए, ठीक है। तो सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस होता है टोटल 0 हो रहा है, नेट फोर्स सब मिला के 0 हो रहा है, ये कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता, एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा, कुछ बदल नहीं सकता, और अगर दो है तो इक्वल अपोजिट होने चाहिए। अनबैलेंस में क्या हो जाएगा भैया? ये चेंज नेट में 0 नहीं हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, एक्सेलरेशन कर सकता है, हिला भी सकता है, स्टेट बदल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। चलो अब चालू करते हैं, इसका पूरे हिस्ट्री में घुसेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक अरिस्टोटले जी थे, अरिस्टोटल जी बोलते हैं, प्यार से अरिस्टोटले बोल सकते हैं, अरिस्टोटले नहीं है वैसे, ये अरिस्टोटले नहीं है, ये अरिस्टोटल है। तो अरिस्टोटल फैलेसी से बात करते हैं, फैलेसी मतलब गलती। तो अरिस्टोटल एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, बैठ बैठ के सोचते रहते थे भाई। आप देखोगे बहुत सारे साइंसों में इनका नाम आ जाएगा, बायोलॉजी में इनका नाम आएगा, ठीक है, इनका फिजिक्स में नाम आएगा, फिलोसॉफी में नाम आएगा, हर 50-60 फील्ड के पिताजी बन के बैठे, फादर ऑफ ये, फादर ऑफ ये, क्योंकि बैठ के सोचते रहते, सोचने का काम था इनका, और कोई काम नहीं था, ठीक है, सोचने वाला काम, बस वो सोचते रहते थे, ऐसा हुआ था तो ये क्या होता, सोचने वाला काम था। तो बहुत बहुत सारे साइंस के पापा मम्मी है ये, ठीक है, अरिस्टोटले जी, ठीक है, फाउंडर है, फादर है, बहुत कुछ, ठीक है। तो अरिस्टोटले ने गलती करी, तो बोला अरिस्टोटल, जब बड़ा आदमी गलती करता है तो भी याद करते हैं। जैसे लेटर से मैं जाके किसी को थप्पड़ मार दूं, किसी को कितना फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई बहुत बड़ा आदमी किसी को थप्पड़ मार दे तो लोग याद रखेंगे भाई गलत आदमी है, ठीक है, बड़े आदमी की गलती भी याद रखी जाती है। तो अरिस्टोटल ने गलती करी थी, उसको नाम दिया अरिस्टोटल की फालेसी, गलती, फैलेसी। इन्होंने बोला था कि नेचुरल स्टेट है रेस्ट, नॉर्मली सब रेस्ट पे रहते हैं, और अगर आपको कुछ भी वेलोसिटी देनी है तो फोर्स देना पड़ेगा, ये गलती करती है उन्होंने, ठीक है। इन्होंने बोला नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट है, ठीक है, और फोर्स लगता है टू मूव विथ सेम वेलोसिटी। इन्होंने बोला यार धक्का नहीं मारता तो रुक जाती है चीज, तो फोर्स लगता है। ये रॉन्ग था, ये गलत हो गया इनका। फिर बाद में कौन आए? गलीलियो जी आए, गालीलियो जी आए, गालीलियो जी, गलीलियो, गलीलियो, ऐसे नाम गैलीलियो है, गैलीलियो, पर गैलीलियो जी आए। इन्होंने एनालाइज करा यार कि स्ट्रेट रोड पे अगर फ्रिक्शन हटा दूं मैं, तो सीधे चलते हुए बॉल कभी रुकती नहीं है, नीचे आने पे बॉल की स्पीड बढ़ती है, ऊपर जाने पे बॉल की स्पीड कम होती है, नीचे बढ़ेगी स्पीड, ऊपर जाने पे कम होगी, स्ट्रेट पे कभी नहीं रुकेगी। तो उसने बोला भैया कि बॉल जो नीचे आती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बॉल जो ऊपर जाती है, रोल अप करती है, स्पीड कम हो जाती है, और सेम प्लेन पे रहती है, स्मूथ सरफेस पे, तो बॉल चलती रहती है, स्पीड भी क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसने क्या बोला भैया? बॉडीज नेचुरली अपोजेस चेंज इन देयर स्टेट, और रेस्ट हो या मोशन हो। अरिस्टोटल ने सिर्फ रेस्ट बोला था, इन्होंने बोला रेस्ट हो या मोशन हो, बॉडीज को अपनी स्टेट बदलना पसंद नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेट रोड पर भी अगर फ्रिक्शन स्मूथ है तो स्पीड कम नहीं होती। इसे स्पेस में जाके मैं तेरे को धक्का मार दूंगा तो धक्के से जाता जाएगा, तो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है भैया। तेरे को ले गया मैं चांद के ऊपर, ले गया चांद के ऊपर, ले गया चांद पे तो फिर भी ग्रेविटी है, थोड़ा और स्पेसशिप में ले गया, चांद वांद पे स्पेसशिप में ले गया, एकदम स्पेस में बीच में बोलूंगा इधर आप, अब तुम जीवन भर ऐसे ही जाते रहोगे, तुम मर जाओगे, 100 साल बाद तुम्हारी डेड बॉडी भी ऐसे ही जाती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी।
क्यों? क्योंकि हवा में कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो नेचुरल स्टेट क्या है? या तो रेस्ट है या फिर मोशन। मोशन भी कौन सा? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। आई समझ में बात? तो ये अरिस्टोटल जी ने बोला, अरिस्टोटल के गैलीलियो जी ने बोला। तो अरिस्टोटल ने क्या बोला था? रेस्ट नेचुरल है। गलत था। कांस्टेंट वेलोसिटी भी नेचुरल होता है। समझ में आया? नेचुरल दो चीज हो सकती है, मैं बैठा हूं तो बैठा रहूंगा, ये भी नेचुरल है, और चलता हुआ अगर सेम वेलोसिटी से चल रहा है, सेम सेम सेम, तो वो भी क्या है? नेचुरल है। तो दो स्टेट नेचुरल बोली इन्होंने, एक रेस्ट और एक मोशन। दो स्टेट होती है जो दोनों की दोनों क्या होती है? नेचुरल होती है। ठीक है, चलो। इसने बोला यार पर ये ऐसा क्यों होता है, समझते हैं। ये तो देखा ना, ऑब्जर्व किया भाई ने। तो उन्होंने एक टर्म निकाली, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो दुनिया में हर चीज के अंदर एक इनर्शिया होती है। मैं सच बताऊं तो आपके अंदर, मेरे अंदर भी बहुत सारी इनर्शिया है। कैसे सर इनर्शिया कैसे? समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट समझना। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? चेंज। दुनिया में किसी को भी चेंज नहीं पसंद। जो बैठा हुआ है उसे उठना पसंद नहीं, जो सो रहा है उसे जगना पसंद नहीं। ठीक है, आप जाग रहे हो तो सोने का मन नहीं करता। जैसे मैं अभी सुबह की 3 बजे तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा, अभी चालू, सुबह 3 बजे रिकॉर्डिंग हुई है। एक रिकॉर्डिंग मैंने अभी खत्म करी सुबह। मैं 9 बजे, मतलब मैं शाम को 4 बजे से, मेरे को सुबह 12 घंटे होने आ गए, 11 घंटे हो गए। मेरे को इतना पढ़ाने में मजा आ रहा है, मैं पढ़ाना ही नहीं रुक रहा हूँ, मैं पढ़ाई जा रहा हूँ। तो मेरी स्टेट हो गई, अब मेरे को सोने का मन नहीं कर रहा। मेरे मन हो रहा है मैं 12 घंटे और पढ़ा दूं। तो ये मेरी स्टेट बदलने का मन नहीं कर रहा। अभी आप बैठ के कभी पढ़ते हो, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई चालू नहीं करी तो नहीं हो रही, पर एक बार पढ़ाई चालू कर दी फिर कोई भी टोकता है। जैसे बैठे पढ़ाई करने, बोला अरे बेटा धनिया लिया है मम्मा, यार नहीं बेटी चाय बना दे, अरे मम्मा पढ़ रही हूँ मैं अभी। जब मैं पढ़ने बैठती तब जब चाय चाय कर देते हो, मैं फ्री थी तब नहीं बोल सकते थे। जब तुम कोई स्टेट में होते हो और कोई बदलने की कोशिश करता है, तुम्हें चिढ़ मचती है, क्योंकि तुम नहीं चिढ़ रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं, मम्मी को बोल दो मैं बदतमीज नहीं हूं माँ। ये इनर्शिया है, आप नहीं समझते। इनर्शिया है मेरा कि हर कोई भी अपने कोई भी चीज जो करता है बदलना नहीं चाहता। समझ रहे हो? बिना मतलब के बदलना नहीं चाहता। सुबह तक जगना आसान है, सुबह उठना मुश्किल। समझ में आया क्यों? क्योंकि सो रहे हो तो इनर्शिया क्या आ गई? रेस्ट की आ गई। अब चेंज करना मुश्किल है। जग रहे हो तो सोना मुश्किल है। समझ रहे हो? तो इनर्शिया यही होता है कि कुछ भी चीज बदलना किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे को डाइट बदल लूंगा तो पतला हो जाऊंगा, पर मेरा इनर्शिया है, मेरे को बदलने का मन नहीं करता। मेरे को पसंद है तला गला खाना खाना, शक्कर वाला खाना खाना, इसलिए मैं मोटा हूँ। ठीक है, मैं एक्सरसाइज करूंगा तो पतला हो जाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है, मैं आलसी हूँ। इनर्शिया है जिम जाने की, इनर्शिया है जाना नहीं चाहता मैं। समझ रहे हो? जो जिम जाता है वो कुछ भी करके छोड़ता नहीं है जिम को। भाई कुछ भी हो जाए, एग्जाम हो कुछ हो, जिम में जाऊंगा। क्यों? जिम जाने की इनर्शिया है उसकी, मेरी जिम ना जाने की इनर्शिया है। ठीक है, तो समझ रहे, इनर्शिया हर चीज में है दुनिया में। इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, मुझे बदलने का मत बोलो, ये है इनर्शिया। ठीक है, हर चीज। फिजिक्स में इनर्शिया क्या है? It is defined as a property of matter by which it tries to maintain its state of rest या यूनिफॉर्म मोशन along straight line। किसने दिया? ये गैलीलियो ने दिया। किसने दी ये टर्म? गैलीलियो ने दी। तो इनर्शिया, इसने क्या बोला? इनर्शिया मतलब क्या? मेरी स्टेट को मेंटेन करना है, तो रेजिस्टेंस कर रहा हूं मैं चेंज को, मुझे रेजिस्ट नहीं करना। दो टाइप की स्टेट फिजिक्स में हम मानते हैं। सोना उठना उठना ये सब नहीं फिजिक्स में चलता, ये जनरल बात है। फिजिक्स में सिर्फ दो ही स्टेट हम मानते हैं, एक रेस्ट और एक यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मतलब वही होता है, स्ट्रेट लाइन में ही होता है वो। हम, अगर आप भूल चुके हो तो मैं रिवाइज कर देता हूँ बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर मोशन में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन में होता है, STRAI। ये बोर्ड थोड़ा खराब है आज मेरा। स्ट्रेट लाइन में होता है और सेम स्पीड से होता है। स्ट्रेट लाइन सेम स्पीड बोलो, यूनिफॉर्म मोशन बोलो, या सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, कि एक ही वेलोसिटी रहेगी। तो वेलोसिटी वेक्टर उसमें दोनों लाइन और स्पीड दोनों आ गई, वेलोसिटी। ये तीनों एक ही बात होते हैं ना, दिस इज ऑल सेम थिंग, सेम थिंग। यूनिफॉर्म मोशन बोलो आप, या फिर स्ट्रेट लाइन सेम स्पीड से चल रहा है बोलो, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो, तीनों की तीनों बात तो सेम ही है, कुछ कोई डिफरेंस नहीं तीनों में, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो इसने बोला दो टाइप की स्टेट होती है इनर्शिया की, एक रेस्ट पे होगा और एक यूनिफॉर्म मोशन। मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन तो एक्सेलरेशन वाला भी होता है, वो नहीं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा? स्ट्रेट लाइन में जो सेम स्पीड से होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। तो ये तीनों लिखना एक ही बात है। ठीक है, चलो। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ठीक है,
इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना मास होगा उतना इनर्शिया होगी। भाई सिंपल सी बात है, कोई पतली सी चीज़ों से हिलाना आसान है, कोई बहुत भारी चीज़ों से हिलाने में ज़्यादा दम लगता है। जितना ज़्यादा इनर्शिया उतना चलना नहीं चाहता वो, जिसका मास जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात? दिस मीन्स इनर्शिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन मास। इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा, इनर्शिया, ठीक है। अब दो टाइप के इनर्शिया है, एक है रेस्ट का और एक है मोशन का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। रेस्ट का कब है? एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट एंड इट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट इट। ये अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा आपने, तो रेस्ट वाला इनर्शिया क्या बोलता है? देखो दोनों इनर्शिया का सेम ही चीज है, मैं रेस्ट पर रहूंगा जब तक कोई मुझे नहीं हिलाएगा, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ मोशन, मैं यूनिफॉर्म मोशन करूंगा स्ट्रेट लाइन वाला जब तक मुझे कोई नहीं हिलाएगा, फोर्स आएगा तो बदल सकता हूं मैं। तो इनर्शिया मतलब समझ रहे, इनर्शिया एक स्टेट है भैया, मैं चल बैठा हूं तो मैं बैठा हूं, इनर्शिया है मेरा। मैं एक सेम वेलोसिटी से चल रहा हूं या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहा हूं, तो वो मेरा इनर्शिया ऑफ मोशन है, मैं चला रहा हूं। ये दोनों बदलने के लिए, रेस्ट वाले को कुछ हिलाने के लिए भी फोर्स लगेगा, और अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं सेम स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से, बदलने के लिए भी क्या लगेगा? स्पीड बढ़ाना, कम करना, कुछ भी डायरेक्शन बदलना, कुछ भी करना होगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स तो दो टाइप के हो जाते हैं, समझ में? इनर्शिया एक रेस्ट का, एक मोशन का। रेस्ट का क्या बोलता है? मैं बैठा हूं, हिलाने के लिए फोर्स दो, और मोशन क्या बोल रहा है? मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन में, हिलाने के लिए फोर्स दो, सिंपल सी बात। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेगा ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest, an object at rest remains at rest until an external force affects it, external force is applied, ठीक है। an object at rest remains at rest, रुका हुआ रुका रहेगा, ठीक है। an object will continue to be in motion until a force act on it, continue to be in uniform motion, ये गलत लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म लिखना पड़ेगा। तो an object will continue to be in uniform motion until a force act on it, तो दोनों सेम लाइन लिख रखी है। रेस्ट वाला बोलता है मैं रेस्ट रहूंगा, मोशन वाला यूनिफॉर्म मोशन करूंगा, जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगे मैं नहीं बदलूंगा, फोर्स लगाओ वरना मैं नहीं बदलूंगा, ठीक है। मेरा मन जो करेगा मैं तो वही करूंगा, क्या करूंगा? रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहूंगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहूंगा, जब तक है जान नहीं, जब तक फोर्स ना लगाओगे, समझ में आया? ये है सिंपल सा इनर्शिया का कंसेप्ट। एग्जांपल देख लो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब कार को स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ऐसे पीछे हो जाते हैं, जैसे जगह में पीछे क्यों हो जाते हैं? तो जब मैं कार को स्टार्ट करूं, मैं से धड़ल्ले से पीछे क्यों जा रहा हूं? जैसे पीछे क्यों से झटक से हो जाते हैं एकदम तेज? कार, बस, मेट्रो में तो बहुत कॉमन है ये, मेट्रो में अगर कभी ट्रैवल कराओ तो मैं तो गरीब आदमी मैं करता हूँ, तुम लोग कारवार वाले अमीर लोग हो, तुम कहाँ मेट्रो में बैठोगे? पर हम बता रहे हैं, हम गरीबों को बताइए चीज़, गरीब ज़्यादा अच्छे से फोर्स समझ पाएगा। क्यों? मेट्रो में जब चालू होती है झटका आता है, पीछे गिर जाते हैं, फॉल बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि देखो पैर तो ट्रेन के साथ आगे बढ़ गए, ऊपर की बॉडी तो रेस्ट में ही है मेरी बॉडी को लग रहा है कि मैं अभी रेस्ट में हूँ, पैर आगे बढ़ गए तो मैं पट से पीछे गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, ऊपर नीचे मोशन हो गया, जो ट्रेन से टच में था पट से गिर गया। तो ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। आए बेटा समझ में बात? क्लियर है बात? अगला उसका उल्टा हो जाएगा क्या? मोशन का एग्जांपल, उल्टा मोशन का, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। जब ब्रेक पड़ता है तो क्या होता है, मेरी बॉडी नीचे वाला, गाड़ी चल रही है, चलते चलते पैर रुक गए, बॉडी नहीं रुकी, धड़ से नीचे गिर गया। या कभी देखा होगा कोई जना अगर ट्रेन या बस से एकदम कूदते हुए उतरता है चलती ट्रेन से, तो वो एकदम से रुक नहीं जाता, रुकेगा तो सीधे सर के बल गिरेगा। वो ऐसे कूदता है ट्रेन से, धाट, ऐसे दौड़ते दौड़ते स्पीड कम करता है, देखा है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, धीरे धीरे करके कम कर पाए। झटाक से करेगा तो क्या होगा? बॉडी तो आगे, पैर तो रेस्ट पे आ जाएंगे, बॉडी से मुंह के बल गिरेगा सीधे आगे जाके। समझ में आए बात? सिंपल कंसेप्ट होता है। और एग्जांपल दे रहा, कैसे हॉकी को आप मार दोगे तट से,
तो जब तक आइस हॉकी टाइप जो होता है, जब तक रोकोगे नहीं चलती आएगी, क्योंकि आइस पे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता, धड़ल्ले से चलती जाती है। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात? तो एक इसका सिंपल सी बात है, जब भी ट्रेन स्टार्ट होगी या कोई भी कार वार कुछ भी स्टार्ट होगा तो क्या हो गया, फॉल बैकवर्ड, फॉल बैकवर्ड। ठीक है, और जब ट्रेन या कार वार कुछ भी मेट्रो वेट्रो ऑटो वोटो जो भी स्टॉप करोगे तो फॉल फॉरवर्ड, क्योंकि चलते चलते रुक गए तो सीधे मुंह के बल गिरोगे, झटाक से चालू हुआ तो ये चालू पीछे गिर जाओगे। फॉल बैकवर्ड, फॉल फॉरवर्ड। दोनों में इनर्शिया है, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन था, इसमें इनर्शिया ऑफ इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, ऊपर वाले में इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ जाएगा। ऊपर की बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रह गई, नीचे की बॉडी बहुत बुरी टपक के गिर गई। आया बेटा बात समझ में? दोनों बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। दिल लगा देता हूं उस पर। दीज आर वेरी सिंपल कंसेप्ट जो बहुत इजीली समझ भी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनर्शिया है भाई, यही है इनर्शिया, कंसेप्ट ही इनर्शिया का यही है, ऐसा ही है भैया। ठीक है, चलो आगे देखिए। बिटवीन अ फुटबॉल एंड अ रॉक ऑफ सेम साइज विच विल हैव मोर इनर्शिया, बताओ। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। किसका मास ज्यादा? रॉक का। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? रॉक। रॉक हैज मोर इनर्शिया, खत्म। सिंपल है यार ये तो। चलो एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया देखिए, हम बहुत सारे एप्लीकेशन है इसका देखेंगे, देखना मजा आएगा आपको भी। देखो, पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट मूविंग। अभी हमने देखा बस, तुम्हारा देखो तुम्हारा पैर चलेगा बस के साथ में, ये बॉडी बोलेगी ऊपर की मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हूं, मैं नहीं गिर पड़ेगा। पर्सन स्टैंडिंग इन मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक। इसलिए बस में खड़े नहीं होना चाहिए, कहीं पकड़ के खड़े होना चाहिए। क्यों? बस फट से रुकेगी। असल में तुम चल रहे हो चलते चलते, जैसे तुमने सबने ये कर रखा है, कभी चलते हो किसी से टांग अड़ाई है? स्कूल में बहुत करते हैं चीजें, है ना, और बेस्ट फ्रेंड के साथ तो खास करते हैं। लंच पीरियड में कोई जा रहा होता है, फटाक से टांग अड़ा देते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बार ही लाइफ में करा है, उसके बाद नहीं करा, बहुत बुरा हो गया था। तो मेरा एक विनी नाम का दोस्त था स्कूल में, लड़का है, विनम्र है, शॉर्ट फॉर्म विनी बोलते हैं। उसको एक लड़की बहुत पसंद थी। ठीक है, उसका क्रश था, क्रश। तो अब क्या है, वो उस दिन उसका कुछ उससे बात करने जा रहा था। ठीक है, ठीक है, कुछ उसको कॉपी वॉपी ले रही होगी, कुछ होगा मुझे नहीं पता, पर उसकी तरफ जा रहा था। मैंने देख लिया, मैंने बोला यार ऐसे कैसे दोस्त का काम होने दूंगा। मैं धड़ल्ले से टांग आगे कर दी थी, थोड़ी से टांग आगे कर दी मैंने उसका, और वो चलते चलते फट से सीधे ऐसे गिर गया आगे। आगे फॉल फॉरवर्ड हुआ, क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके पैर तो रुक गया पर बॉडी नहीं रुक पाई, बॉडी आगे चले गई इनर्शिया ऑफ मोशन से, वो गिर पड़ा। और लड़की देख के हंसने लग गई। फिर उसने मुझसे एक हफ्ते बात नहीं करी थी, वो बिल्कुल उसके आंख में आंसू से आ गए थे। फिर मैंने उसके बाद बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तुम अड़ाते हो नहीं अड़ाते, नहीं अड़ाते हो तो अब नहीं अड़ाना है ना, कि लगभग जाती है ना। फिर बाद में तो अब तो बड़े हो गए, पता पड़ गए, तो मस्ती मस्ती में लोगों को लग जाती है ना। छोटे में लगता है कि हाँ मस्ती कर रहे हैं, पर मत करना। ठीक है, पता है मुझे, सब करोगे तुम, बंदर हो सब। तो सबको समझ में आया? फिर बाद में कोई बोलेगा प्रिंसिपल क्लास लेकर क्या कर रहे थे, हम तो इनर्शिया पढ़ रहे थे, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, मार खाओगे बंदर हो। समझ में आई बच्चों बात? तो ये तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तुमने कर रखे हैं। ठीक है, किसी को धक्का देते हैं तो वो समझो, किसी को तुमने अगर धक्का दे दिया, या किसी के समझो, या ऐसा तुमने उसको ऐसे पैर से कभी तुमने देखा होगा कोई ऐसा खड़ा हुआ है, फट से ऐसे पैर पे आगे लात मार दो, थटाक, तो पीछे सर के वाले से पीछे गिर जाता है। क्यों? पैर आगे निकल गए, ऊपर की बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रह गई, पटक से गिर जाएगी। ठीक है, सीट बेल्ट यूज इन कार, क्यों? ताकि इनर्शिया ऑफ मोशन और रेस्ट जब आए तो झटके ना लगे, सेफ्टी रहे। ठीक है, वी गिव्स मेनी जर्क टू वेट क्लोथ बिफोर हैंगिंग देम टू ड्राई। ऐसे झटके देते हैं, झटके देते हैं। क्यों झटके देते हैं? कोई भी गीले कपड़े को से झटकार के नहीं है, या डस्ट वस्ट लग जाता है तो ऐसा झटकार देते हैं ना, ताकि धूल वूल निकल जाए, पानी वानी निकल जाए। क्यों करते हैं ऐसा, समझो क्यों करते हैं ऐसा? कारण क्या होता है, जब अपन डस्ट हो या पानी हो, जब से झटकारेंगे तो क्या होगा, पानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, हम मोशन में लिया है, तो पानी वही, इसे पानी है, ये है, झटका हमारा, पानी यहीं रह गया, ये हिल गया। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाता है, झटके के कारण डस्ट हो, पानी हो, ये सब निकल जाता है, अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। कॉइल्ड फॉल स्ट्रेट इनटू ग्लास टम्बलर व्हेन कार्ड स्ट्रेट। तो इसे सिक्का रखो, ऐसे ग्लास रखो, ग्लास के ऊपर एक पत्ता रखो, उसके ऊपर सिक्का रखो, हमने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था। अब पटाख से झटका मारो, पट से ऐसे मारो,
तरह से काट उड़ेगा और कॉइन नीचे सीधे नीचे टक टक से आके गिरेगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे कारण है, क्योंकि कॉइन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। आप जब झटका मारोगे तो कॉइन फटाक से नीचे आके गिर जाएगा। कार्ड हुआ ना मोशन में, तो कॉइन को तो पता ही नहीं पड़ा, पट से आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सेम टम्बलर के अंदर, जब ऐसे आप ट्रे के अंदर, टम्बलर मतलब ग्लास होता है, पानी का ग्लास टम्बलर है ना, ट्रे में से टम्बलर पानी लेके आते हो, उसमें क्या होता है, अगर अगर बैलेंस नहीं करा तो फट से पानी गिरता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका इनर्शिया बार बार चेंज हो रहा है ना, आप मोशन कर रहे हो, तो पानी को समझ थोड़ी ना रहा, पानी तो बोल रहा है यार रेस्ट में था, अब इधर मोशन, अब इधर मोशन हो गया, तो बैलेंस नहीं हो पाता, इनर्शिया के कारण वो भी गिर जाता है। ठीक है, वाटर स्पिल व्हेन यू टर्न अराउंड क्विकली होल्डिंग अ ट्रे विद वाटर फिल्ड टम्बलर। ठीक है, ओनली बॉटम कॉइन मूव्स इन पाइल ऑफ कॉइन्स एंड ऑन अ कैरम बोर्ड इज जैसे कैरम बोर्ड है, इसमें नीचे को जब झटका मारोगे सिर्फ नीचे वाला कॉइन फट से भागता है, स्ट्राइकर से मारते हैं तो। क्यों ऐसा होता है, ऊपर वाला क्यों अटक जाता है? कारण क्या इसके पीछे का? क्योंकि इनर्शिया ऑफ ऊपर वालों का इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, नीचे वाला निकल गया फट, ऊपर वालों को पता ही नहीं पड़ा। झटके से जब भी होता है हमेशा इनर्शिया वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, ओनली बॉटम कॉइन मूव व्हेन अ पाइल ऑफ कॉइन ऑन अ कैरम बोर्ड इज हिट विद द स्ट्राइकर, सेम ही था, ये तो अभी कर लिया अपन ने। हेड ऑफ अ हैमर इज टाइटन्ड बाय बैंगिंग द हैंडल अगेंस्ट द हार्ड सरफेस। ठीक है, अपन जब भी ऐसा कील ठोकेंगे तो उसके बाद आपको वो फील होता है पूरा हैमर में दन सा हल्का सा, आपको ऐसा लगता है कि एकदम झटके से आ रहा है, उसको टाइट करना जरूरी है। समझो अगर तुमने हैमर को टाइट नहीं करा, देखो जैसे लेट्स से कि जैसे ये एक पेज है, ठीक है, ये पता नहीं किस टीचर का पेज है, सुंदर है, जो भी हो, मैं इसको थोड़ा सा फाड़ लेता हूँ, फिर तुम्हें हैमर बना के दिखाते। देखो क्या होता है, हैमर को टाइटन क्यों करना पड़ता है, समझो। जो है ये बोल रहा है कि जो हैमर का ये हिस्सा होता है ना, इस तरीके का ऐसा होता है हैमर, देखो इस तरीके का होता है हैमर, ऐसा कुछ होता है। ये इसका हैंडल है, यहाँ पे इसको मार रखा है, इससे से ठक 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 मारते हैं, ऐसा ही होता है हैमर जनरली, अगर आपने देखा हो तो हैमर ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा ठक 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 मारते हैं। क्यों ऐसा है? इसको बहुत टाइट बांधना पड़ता है ऊपर वाले को। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे झटका मार रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन हो रहा है, और फिर से रोक भी रहा हूँ, रेस्ट पे ला रहा हूँ। तो अभी देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन से रेस्ट पे आया, टाइट नहीं बांध रखा ना, तो क्या होगा बताए, ये हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ मोशन मेरा, मैं रेस्ट में आ गया, जैसे दीवार पे ठुका, पर ये मोशन मेरा, तो उठे हथौड़ा उड़ेगा, किसी का सर फूटेगा, कोई मरेगा बहुत बुरा वाला। तो इसलिए हेड ऑफ अ हैमर इज टाइटन्ड बाय बैंगिंग हैंडल अगेंस्ट द हार्ड सरफेस, एकदम टाइट करते हैं इसको से ठोक ठोक के। ठीक है, समझ में आया? कारपेट इज बीटन विथ स्टिक, डस्ट कम आउट, वही पानी वाला कारण, इनर्शिया रहेगा, अब वो रेस्ट पे है, इनर्शिया रेस्ट पे है, धूल अब फट मार के मोशन में लिया है, धूल वहीं रह गई, कारपेट अलग हो गया। इट इज एडवाइज टू टाई लगेज केप्ट ऑन रूफ ऑफ अ बस विद रोप। तो बस के ऊपर, कार के ऊपर कोई सामान रखते तो रस्सी से बांध दो। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर कार को ब्रेक पड़ा या कार एकदम तेज हुई तो सामान आगे पीछे गिर सकता है। ऐसे आप फॉल फॉरवर्ड फॉल बैकवर्ड तो सेम हो जाता है का सामान के साथ भी। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया, ऑल एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया। और ये जो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया पूरा का पूरा ये जो पढ़ा, यही न्यूटन ने कॉपी करके बोल दिया ये मेरा फर्स्ट लॉ है। तो गैलीलियो ने, अरिस्टोटल ने गलत बताया, गैलीलियो ने सही बताया, न्यूटन ने उसको कॉपी कर दिया। तो न्यूटन का ये पूरा जो हमने पढ़ा, यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को हमने क्या बोला, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या है, पूरा गैलीलियो का इनर्शिया कॉपी कर दिया। तो जो हमने 2 पेज में ये सारे के सारे पढ़े, दीज आर ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो इनर्शिया बोलो या फर्स्ट लॉ बोलो, सेम बात, डॉट टू डॉट न्यूटन ने कॉपी कर दिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट a body remains in the state of rest or uniform motion in straight line unless and until an external forces act on it। या अप्लाइड, जो चाहे बोलो, ये तो डॉट टू डॉट था भैया, इनर्शिया ऑफ क्या था, रेस्ट और या यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, डॉट टू डॉट कॉपी कर दिया भाई ने। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इज सेम एज एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया, सेम टू गिर गया मैं भी, इनर्शिया था, गिर गया। ठीक है, तो 2 कंडीशन है जिसपे फर्स्ट लॉ डिपेंड करता है, 2 इनर्शिया, या तो क्या हो, रेस्ट पर हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे। ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, 2 जगह पे लगा सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बोलना जरूरी नहीं होता, बोल दो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ है हर जगह पर जरूरी नहीं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही स्ट्रेट लाइन होता है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं वैसे तो, फिर भी हर जगह लिख रखा है तो हम भी लिख देते हैं। ठीक है, छोड़ो, कौन लड़े स्कूल वालों से, कौन लड़े एनसीईआरटी से, कौन लड़े, कोई मतलब नहीं। अपन देखो ध्यान से, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, वही रेस्ट और मोशन मिला दिया, रेस्ट पे रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे।
ये है एप्लीकेशन सेम टू सेम, सेम एज इनर्शिया, पढ़ने की जरूरत भी नहीं, वही सेम टू सेम इनर्शिया की एप्लीकेशन रहेगी। फर्स्ट लॉ बोलो, इनर्शिया बोलो, सेम, वही सेम 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 लिख रखा है मैंने, ठीक है, सेम टू सेम, इसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला कंसेप्ट आता है मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? बेसिकली मोशन को नापने का एक तरीका है। बेसिकली मोमेंटम क्या है? मोशन को नापने का तरीका है। सर ये क्या हो रहा है, समझाओ हमको। समझाता हूँ बेटा। मोशन नापने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, समझना। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते फिर मोमेंटम पाएंगे। लेट अस से सिंपल सी बात करो। लेट अस से तुम अगर आके मेरे से टकराए तो तुम्हें इतना नहीं लगेगी। अगर तुम आके खली जी से टकरा गए, खली से, तो तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे भैया, बहुत ताकतवर है तुम्हें चोट लग जाएगी। क्यों चोट लग जाएगी? अगर तुम टक्कर हो गई इनसे तो क्योंकि इनका मास ज्यादा है, मसल ज्यादा है, मेरा मास बहुत कम, मेरा मसल बहुत कम है, समझ रहे हो? तो अगर तुम मेरे से टकराओगे तुम्हें इतना चोट नहीं लगेगी, पर तुम इनसे टकराओगे तुम्हें चोट बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो जितना ज्यादा मास होता है इतना ज्यादा चोट लगती है, इतना ज्यादा दर्द होता है। समझ में ये बात? क्लियर है बात? ठीक है। पर्सन गेट्स इंजर्ड सिवियरली व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल, क्योंकि बहुत ज्यादा मास होता है, बहुत ज्यादा मास होता है। वेल, दूसरा चोट लगने का कारण होता है वेलोसिटी। लेट अस से तुम बैंक में गए, ऐसे तुमने बोला मैं बुलेट है मेरे पास, बुलेट लेके जा रहा हूँ, वो गाड़ी वाली बुलेट नहीं, ये वाली गन वाली बुलेट। तुम बैंक में गए, बोला ए कैशियर कैशियर, बोलेगा हाँ भाई सारे पैसे निकाल, 4 करोड़ रुपए दे दे मेरे को। बोलेगा पागल है तू, जा चल, मुझो क्या है, गंदी शक्ल भी है तेरी, मेकअप नहीं किया। बोले अरे पागल है क्या, ये है बुलेट है मेरे पास, बुलेट, बुलेट से मार दूंगा। वो बोलेगा हंसेगा तेरे ऊपर, अरे अरे बुलेट का क्या करेगा, ले बेटा है ना, मेरे घर में बच्चे खेलते इससे, ये बुलेट चाहिए तेरे को, हे वेरी गुड वेरी गुड, क्यूट क्यूट भाई क्यूट क्यूट, जब भागो भागो यहाँ से, बुलेट बुलेट है मेरे पास। बुलेट से कोई नहीं डरता भैया। फिर तुमने गन निकाल के बुलेट गन में डाल दी, अब तो अब सबको डर लग जाएगा। अब बोलेगा अरे भाई साहब पागल हो गए हो, मेरे को छोड़ दो, ऐसा कर देंगे सब। क्यों? कारण क्या होगा इसके पीछे का, बताओ। व्हाट विल बी द कारण? गन, बुलेट से कोई नहीं डरता बेटा। जब गन में शॉट होती है बुलेट फर से, तो वो बहुत तेज वेलोसिटी से निकलती है। वो बुलेट का क्या मास है, ग्राम में आता है कुछ, 1 किलो की भी नहीं है। पर जब वो तेज वेलोसिटी निकलती है, छर्र करके किसी को भी मार डालती है, बहुत डेंजरस हो जाती है। तो यहाँ लगती किसके कारण है? वेलोसिटी के कारण लगती है। तो दो चीज से आपको चोट लग सकती है। मोशन दो चीज से मेजर करता है जिससे चोट लग सकती है, मास और वेलोसिटी। तो ये होता है मोमेंटम, ये होता है मोमेंटम। पी से लिखते हैं, स्मॉल पी या कैपिटल पी दोनों से लिख सकते हो, ठीक है। P बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन नापने का तरीका है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P और P। इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो SI यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी? मास की कितनी है? केजी, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड में, तो केजी मीटर पर सेकेंड इसकी SI यूनिट हो जाएगी। सिंपल सी बात समझ में बच्चे? बताओ। क्योंकि वेलोसिटी है तो वेक्टर हो जाएगा ये, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होता है। समझ में? सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी टफ नहीं है। तो मोमेंटम समझना बहुत जरूरी है सेकेंड लॉ स्टार्ट करने के पहले। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, सिंपल सी बात। चलो से इसका मोमेंटम बताओ। ये 5 किलो चल रहा है 20 से, बताओ क्या होगा मोमेंटम? मोमेंटम में क्या आ जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, 5 इंटू 20 आ जाएगा 100, यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम निकालो, mv, 10 इंटू 10, 100 केजी मीटर पर सेकेंड। लेटर से ये 2 किलो का है, इस तरफ चल रहा है लेटर से 3 मीटर पर सेकेंड से, तो मोमेंटम क्या जाएगा इसका? -2 इंटू 3, -6 केजी मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव मानते हैं, उल्टी साइड नेगेटिव मानते हैं, वेक्टर है बेटा, याद रखना है ना। तो अगर एरो इस तरफ है तो हम क्या ले लेंगे? उसको नेगेटिव लेंगे, याद रखना। तो बेसिक बेसिक चीजें, इसमें गलती नहीं करना, इसमें गलती हो जाती है बहुत बार, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड? मोमेंटम होगा m इंटू वी, 5 इंटू 0.2, 1। वाह यार, बहुत टफ सवाल दे दिया इसने तो, हालत खराब हो गई देख। चलो समझ में आया। तो अब सेकेंड लॉ बात करते हैं। सेकेंड लॉ बोलता है अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकेंड लॉ बेसिकली मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सब की बातें करता है। सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहाँ गया? फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया।
लॉ ऑफ इनर्शिया लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ बोलता है मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स से। मतलब आप मोशन कैसे नापते हैं? मोमेंटम से। आप कितनी जल्दी मोमेंटम चेंज कर दोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो आप कभी देखोगे, समझो कि दो तरीके हैं तुम किसी को मारने के। किसी को ऐसे मारो तुम, ला 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 ला, दर्द होगा क्या? फोर्स ज्यादा लगा? नहीं लगा। ऐसे मार दिया, ज्यादा फोर्स लगेगा। कभी किसी को पंच ऐसे मारोगे टिचक टिचक, तो दर्द होगा क्या? नहीं होगा। मारते हैं, क्यों मारते हैं? अपन ने फट से वेलोसिटी बदली, फट से एमवी मोमेंटम बदल दिया। झटाक से जब बदलते एकदम, अगर तुम धीरे धीरे रुकोगे फोर्स ही नहीं लगेगा। तुम अगर जल्दी से करोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। तो फोर्स को हमको समझ में आया, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यह है सेकेंड लॉ, यह है सेकेंड लॉ। सर समझ ही नहीं आया हमको, समझ जाता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। यह है रेट। रेट मतलब होता है अपॉन में टाइम, रेट मतलब होता है अपॉन में टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स जो नेट बचा, अनबैलेंस फोर्स नेट सारे फोर्स नहीं, जो नेट बच रहा है फोर्स, नेट अनबैलेंस जो बच रहा है, जो टोटल कट पुटने के बाद जो आखिरी में बचता है। भाई अगर मैंने बोला 100 और 100 का लगा रहा है तो कुछ मोमेंटम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो फोर्स, चलेगा ही नहीं, है ना। एक तरफ 100 एक तरफ 90, तो अनबैलेंस क्या हो गया? 10 एक्स्ट्रा, 10 हो गया। इधर अगर 100 है इधर 90 है, तो नेट में क्या हो जाएगा? कटेगा, सिर्फ 10 बचेगा इधर। ये अनबैलेंस्ड है, तो ये वही बात कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स। और डायरेक्शन सेम होता है दोनों का, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बोल रहे रेट ऑफ चेंजेस मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द नेट अनबैलेंस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आया समझ में? तो इसको अगर अपन प्रॉपरली लिखें तो मैं बोल सकता हूं फोर्स जो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, या फोर्स नेट जो है, या फोर्स एक्सटर्नल, जो चाहे बोल सकते हो, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, या प्रोपोर्शनल टू क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये है सेकेंड लॉ। ये क्या है? सेकेंड लॉ। और एफ और इसका डायरेक्शन सेम होता है भाई, सेम सेम डायरेक्शन में ही होगा। जिस तरफ फोर्स होगा उस तरफ ही वेलोसिटी होगी। भाई मैं चप्पल इधर मारूंगा तो फोर्स इधर लगाऊंगा तो इधर ही जाएगी ना। मम्मी लोग एक्सपर्ट होते चप्पल मारने में, ऐसे दूर से स्पिन करते हुए चप्पल मारते, पट से लगती है सर पे। तो जिधर फोर्स मारा उधर ही चप्पल गई, उधर ही मोमेंटम आया। तो सिंपल सी बात है। तो ये तो कोई बोलने वाली बात है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई फोर्स इधर मारा और तुम इधर उल्टे चले गए तो घर छोड़ दो, उस घर में भूत है। फिजिक्स जिस घर में फॉलो ना हो उस घर को मैं कभी रहना ही नहीं चाहिए, बता रहा हूँ तुमको, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आए बच्चों? तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल सी बात। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पहला पार्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूसरा पार्ट अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अप्लाइड कौन सा? अनबैलेंस्ड फोर्स। चौथा पार्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 4 स्टेप की डेफिनेशन है, चारों स्टेप प्रॉपर्ली याद होने चाहिए। ऐसा कैसा लिखना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फिर से बोलो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया बच्चे बात? सिंपल सी बात है, ये एक तरीके से बता रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। हमको ऑलरेडी पता है सारे ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करते हैं चेंज इन देयर स्टेट। अगर स्टेट बदलना है, उसका मोमेंटम बदलना है, उसकी वेलोसिटी बदलनी है, कुछ भी बदलना है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। बेटा ये अनबैलेंस देखो, नेट फोर्स बोलो, टोटल फोर्स बोलो, रिजल्टेंट फोर्स बोलो, एक्सटर्नल फोर्स बोलो, अनबैलेंस फोर्स बोलो, ये सब कुछ सेम बात है। एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, दीज आर ऑल सेम। चलो एक ही बात होती है। आओ इसको थोड़ा एक्सप्रेशन वाइज डिराइव करें मैथमेटिकली।
तो क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, यही होता है। ठीक है, मोमेंटम, अब कोई बंदा था, इसकी स्टार्टिंग में मास m था, स्पीड थी u, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका p1 mu, बाद में m की स्पीड हो गई v, अब मोमेंटम p2 कितना हो जाएगा या p फाइनल कितना हो जाएगा mv, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा mv माइनस mu। ठीक है, यही है फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, mv माइनस mu अपॉन में टाइम, m कॉमन आ गया, v माइनस u अपॉन में टाइम। अरे सर ये तो एक्सेलरेशन होता है। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v अपॉन टी, v माइनस u अपॉन में टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू m है। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है कांस्टेंट लगता है, फोर्स बराबर km है, फोर्स बराबर km है, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है कांस्टेंट लगता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है कांस्टेंट लगता है। अब ये f बराबर m में कर देंगे, k को हमने 1 मान लिया, हमारी इच्छा थी जो चाहे मान सकते थे, तो दुनिया में सब साइंटिस्टों ने मिलकर बोला हम 1 मान लेंगे, तो हमने फोर्स को लिख दिया m है, फोर्स बराबर मा, फोर्स बराबर मा। तो न्यूटन सेकंड लॉ से ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आता है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब mv माइनस mu, mv माइनस mu, ये u है, mv माइनस mu, m कॉमन v माइनस u बाई टी, जो हो जाएगा एक्सेलरेशन। फोर्स प्रोपोर्शनल टू मा, फादर बराबर मदर, इसे लिख सकते फादर बराबर मदर, फादर इज प्रोपोर्शनल टू मदर, फादर बराबर के मदर, फादर मदर एक है, के हो गया 1, फादर बराबर मदर, f बराबर m है, फोर्स बराबर मा, कांस्टेंट को 1 पे रख दिया। समझ में बच्चों बात है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो एप्लीकेशन समझते। एप्लीकेशन 3 टाइप की एप्लीकेशन होती है बेटा, समझो। हमने बोला फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम है, फोर्स इज इनवर्स ऑफ टाइम, मतलब अगर कोई चीज धीरे धीरे करोगे, अगर आप टाइम इंक्रीज कर दोगे तो अपने आप उसमें फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज, अगर किसी में आप टाइम डिक्रीज कर दोगे, तीन एप्लीकेशन होती है इसकी, तो अपने आप उसमें फोर्स बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर कोई गद्दे से कोई एथलीट वगैरह, कभी कोई तुमने जिम्नास्टिक को देखा होगा, वो लॉन्ग जंप करके है तो कोई बड़े से गद्दे पे या सैंड पे गिरते हैं, जमीन पे नहीं गिरते। क्यों? सैंड में क्या होता है, उसके गिरने का टाइम या गद्दे पे गिरने का टाइम स्लो डाउन हो जाता है, वो टाइम थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। तो जो ऐसे जमीन पे झटाक से गिरते हैं, गद्दे पे से दबता है ना गद्दा, तो उस पर टाइम बढ़ जाता है गिरने का। तो जब टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, तो लगती नहीं है। सेम अगर तुम बॉल पकड़ रहे हो तो कोई बेवकूफ आदमी होगा ऐसे हाथ में से कैच पकड़ लेगा, टचक से वो हाथ में लगती है, उसे बहुत बुरी तेज आती है, तो बॉल, वो समझदार आदमी से कैच पकड़ते हुए हाथ पीछे कर लेता है। क्यों? हाथ पीछे करने में टाइम बढ़ा दिया तुमने, कैच का टाइम बढ़ा लिया तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा, टाइम बढ़ा लिया तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा। समझ रहे हो? वहीं तुम्हें पंच मारना है, कम टाइम में मारना है, खटाक से कम टाइम में मार दोगे, कम टाइम में मारोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड होता है एप्लीकेशन फोर्स बराबर एम ए का। तो अगर फोर्स कंटिन्यू लगाता रहा मैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। सिंपल सा, जैसे गाड़ी को अगर आप कंटिन्यू धक्का देते हो तो स्पीड बढ़ के झटाक से चालू हो जाती है। फिर गाड़ी भी ऐसे, गाड़ी बंद पड़ जाती है तो ऐसे धक्का मार के चालू करते हैं ना। या कोई अगर रनर को लॉन्ग जंप मारना तो लंबा दौड़ते हुए आता है, दौड़ते हुए क्यों आता है, फोर्स लगा रहा है, उससे एक्सेलरेशन आ रहा है, उससे स्पीड बढ़ रही था कि दूर तक कूद पाए। तो 3 बेसिक एप्लीकेशन होते हैं सेकंड लॉ के। 2 इक्वेशन है सेकंड लॉ की और 3 इक्वेशन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, 4 सेकंड लॉ की 2 इक्वेशंस होती है, सेकंड लॉ की 2 इक्वेशंस होती है। एक F बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, जिसको आप लिख सकते हो mv माइनस mu अपॉन में टाइम, और एक फोर्स बराबर मा, फादर बराबर मदर। सेकेंड लॉ की 2 इक्वेशंस होती है जिनसे पूरा सेकेंड लॉ सॉल्व होता है। ठीक है, आओ चलो एप्लीकेशन पार्ट करें, फिर न्यूमेरिकल सारे एक साथ अपन करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। क्या एप्लीकेशन है भाई, देखो, तो पहला टाइम बढ़ा दोगे तो डिक्रीज हो जाएगा फोर्स। पर्सन गेट्स मोर इंजर्ड व्हेन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन हार्ड फ्लोर, कॉन्क्रीट फ्लोर, देन ऑन अ सैंडी सरफेस। क्यों?
सैंडी में टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, लगती कम है। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हर्ट्स अ स्पेक्टेटर मोर देन टेबल टेनिस बॉल हिटिंग अ प्लेयर। बताओ क्यों? फास्ट मूविंग है, फास्ट मूविंग है, मास ज्यादा है, मास ज्यादा है इसमें, कि इसका कारण कुछ और है, इसका कारण ये नहीं, इसका कारण है मोर मास, मोर मास, ज्यादा मास है, मोमेंटम होता है एमवी, तो मोर मोमेंटम, मोमेंटम इसलिए ज्यादा हर्ट हो गया, ज्यादा मोमेंटम, फट से पड़ी तो मोमेंटम चेंज ज्यादा, यहाँ पे डेल्टा भी ज्यादा, इसलिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगला सवाल। फील्डर पुट्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल। क्यों पीछे हाथ कर लेता है? टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। एथलीट्स इन हाई जंप इवेंट मेड टू फॉल ऑन कुशन्ड और सैंड। क्यों? अगेन सेम कारण, कुशन पे जब जाओगे गिरने का टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। कराटे प्लेयर यूजिंग अ क्विक पावरफुल स्ट्राइक टू ब्रेक अ स्लैब ऑफ वुड, या अगला वाले पे आएगा क्विक, ये वाला। क्यों ऐसा होता है? क्विक फट से क्यों करते हैं? ताकि डिक्रीज हो जाए टाइम तो फोर्स बढ़ जाए। ठीक है, ये इधर से हटाओ, उधर आएगा ये, है ना। कंटिन्यूस पुश ओवर अ टाइम हेल्प्स एक्सेलरेट अ कार, ये भी इधर से हटाओ, उधर आएगा। कराटे प्लेयर हो या बॉक्सिंग को झटाक से करते हैं। ऐसे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बंदा से पेपर लेके खड़ा हुआ था, एक बंदा ऐसे पैसे हाथ टच करा हुआ था, ऐसे कर दिया, पेपर तो फट गया पेपर। क्यों? बेसिकली उसने ये कंसेप्ट सेकंड लॉ यूज करा, कम टाइम में फट से बदल दिया मोमेंटम, फोर्स बहुत बढ़ जाता है ऐसा। और स्लो पुश ओवर टाइम से स्टार्ट हो जाती है कार या जंप वंप। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर मा होता है, क्योंकि फोर्स बराबर मा होता है। तो कंटिन्यूस पुश ओवर टाइम हेल्प्स टू एक्सेलरेट अ कार विद अ डेड बैटरी। ठीक है, मोर देन सडन पुश, क्योंकि धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स दे रहे हो तो, या एक्सेलरेशन धीरे धीरे, फोर्स बड़ा हो गया, फोर्स 2 का एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। और एथलीट कमिंग रनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस क्या होता है? जंप लंबा हो पाता है, जल लॉन्गर या फार्दर कर पाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा है, फोर्स दे जा रहे हो, अब एक्सेलरेशन हो रहा है, जितना एक्सेलरेशन होगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो लंबा कूद पाएगा, लंबा कूद पाएगा। तो ये सिंपल सिंपल एप्लीकेशन हो जाते हैं इसके। ठीक है, चलो सेकंड लॉ इक्वेशन के फाइनली 2 फॉर्मूले, एक चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम बोले तो mv माइनस mu अपॉन में टाइम, और फोर्स बराबर मा, फोर्स बराबर मा। ऐसा यूनिट फोर्स की होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन, या इसी को हम लोग न्यूटन एन से लिखते हैं। तो फोर्स बराबर मा बोला तो मैंने बोला ये 1 तो ये 1 ये 1, तो जब 1 केजी मास का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो हम फोर्स बोल देंगे 1 न्यूटन होता है, तो हम बोल देंगे फोर्स क्या होता है? 1 न्यूटन होता है। तो ये डेफिनेशन आ गई 1 न्यूटन की, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन क्या होता है? व्हेन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज सीन फ्रॉम अ बॉडी ऑफ मास 1, देन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन। फोर्स बराबर मा है, तो जब ये भी 1 ये भी 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1 आ जाएगा। जब 1 किलो को, व्हेन अ बॉडी ऑफ 1 किलो इज एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मन से लिख दो चलेगा, ये 1 ये 1, देन फोर्स विल बी 1 न्यूटन, खत्म। ये फॉलो करना जरूरी नहीं आपको डेफिनेशन, आप ये लिख सकते हो, व्हेन बॉडी ऑफ 1 kg इज एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg को, यूनिट इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या एक्सेलरेट करा, फोर्स इज नोन एज 1 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 1 का 1। ठीक है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ फोर्स? मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, क्या हो जाएगा बेटा? मास डबल कर दिया, फोर्स बराबर मा, डबल कर दोगे तो फोर्स डबल हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा? डबल, डबल। स्कूल में से नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल में कैसे करोगे? फोर्स इज इक्वल टू, ए का सॉल्यूशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बोला m डैश, बोला 2 टाइम्स ऑफ m, नया फोर्स डैश आ जाएगा m डैश a, तो 2ma, तो 2 टाइम्स ऑफ ma क्या था? फोर्स, f डैश आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा स्कूल में, तब नंबर आएंगे। एक्सेलरेशन इज हाफ, बी का सॉल्यूशन, फोर्स बराबर ma, a डैश क्या हो गया? a बाय 2, f डैश इज m तो सेम है, a डैश क्या है? a बाय 2, f डैश बताओ क्या हो जाएगा? ma क्या था? फोर्स बाय 2, तो ये हो गया हाफ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते स्कूल में, है ना। ऐसा तो बहुत सिंपल है, फोर्स बराबर मा है, अब ये डबल करा तो डबल हो जाएगा, ये आधा करा तो आधा हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस था सर, बहुत ही सिंपल है ये तो।
यहाँ पर कॉमन सेंस से काम नहीं चलता भैया, सॉल्व ऐसे करोगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। बता दिए सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन होती है, डेफिनेशन अभी हमने करी। जब 1 kg को एक्सेलरेट करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तो फोर्स आता है 1 न्यूटन। A force of 2 Newton acting on a body changes its velocity uniformly from 2 to 5 in 10 seconds. Calculate mass of the body. चलो देखिए क्या क्या दे रखा है, फोर्स दे दिया 2 न्यूटन, जो दे रखा है एक बार सवाल पढ़ो फिर पार्ट बाय पार्ट पढ़ो। Acting on a body changes its velocity from 2 to 5. U दे दिया 2, इनिशियल वेलोसिटी U से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी 5 से लिखते हैं, टाइम दे दिया 10 सेकेंड का। कैलकुलेट मास पूछा है, फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, या टाइम बोल लो सिंपल। फोर्स बराबर mv माइनस mu अपॉन में टाइम, मैंने बोला यही लगेगा हर बार, m कॉमन v माइनस u अपॉन में टाइम, वैल्यू पुट कर दो। फोर्स क्या दे रखा है 2 बराबर v माइनस u 5 माइनस 2 m इंटू 5 माइनस 2 अपॉन में टाइम क्या दे रखा है बेटा 10 सेकेंड्स, ये जाएगा 20 बराबर m इंटू 3, m आ जाएगा 20/3, तो 6.66 या 67 kg बोल लो मास है आपका। सिंपल सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी निकल गया, तो नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, वही हर बार स्टैंडर्ड 2-3 फॉर्मूले उन्हीं से सॉल्व होती है चीजें। चलो एक सिंपल डिफरेंस देख ले फोर्स और मोमेंटम में। अगर सिंबल की बात करें, फोर्स को लिखते हैं एफ से, मोमेंटम को स्मॉल पी या कैपिटल पी, एनसीईआरटी हमेशा स्मॉल पी लिखती है, दूसरी बुक्स बहुत बार कैपिटल पी भी लिख देती है। फॉर्मूला, फोर्स का मा, मोमेंटम का एमवी, एमव, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, तो फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, हमेशा जरूरी नहीं। जैसे मैं फोर्स एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, मैं यहाँ धक्का दे रहा हूँ पर ये नहीं हिल रहा ना, पर मैंने फोर्स तो लगाया है, नहीं हिल रहा, अब वो कुछ भी होके बैलेंस हो रहा होगा, फोर्स लेकिन है, कोई ना कोई फोर्स लगाया, जरूरी नहीं चले, रेस्ट पे भी हो सकता है। फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है पर बैलेंस है, पर बट बैलेंस्ड, बट नेट में जीरो है, नेट जीरो है ना, नेट जीरो है, पर नेट जीरो है तो सही, मैं लगाया पर नेट में सब मिला मिलू के वो मेरा दीवार का कट पटा के फ्रिक्शन वेक्शन कुछ कर जीरो हो चुका होगा, वो मुझे नहीं, क्योंकि जीरो नहीं होगा तो फिर चलेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो फोर्स नेट में जीरो हो सकता है, ठीक है, पर मोमेंटम जीरो पक्की बात है। मोमेंटम में ऐसा नहीं होता कट पट रहा है कुछ भी और ऐसा बकवास है, मोमेंटम तो जीरो होगा, फोर्स हो सकता है नेट में जीरो होगा, मोमेंटम हमेशा ही जीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम mv होता है, रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी जीरो है ना। अब मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ये तो इनर्शिया हो गया, इसमें तो कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं, चलता रहेगा, नेट फोर्स बैलेंस्ड है इसमें भी, इस मोमेंटम इज नॉट जीरो, मोमेंटम होगा इसमें कुछ ना कुछ। मैंने बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फोर्स बराबर में, तो फोर्स क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो जो मोमेंटम है क्या हो गया वेरिएबल हो गया। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी बदलेगी, कंटिन्यू बदलेगी। फोर्स कांस्टेंट या एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट हो गया क्योंकि फोर्स बराबर में है। पर अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, जो भी एक्सेलरेट करे। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो सेम नहीं रह सकती, तो वेलोसिटी बदल जाएगी तो मोमेंटम बदल जाएगा, वेरिएबल हो गया ये। डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पे, इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे, जो फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है। सिंपल है, इनमें से दो कोई से भी 2-3 लिख सकते हो, जितना क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन 4 नंबर का है कि नहीं, 2 नंबर का ही आता है इसके ऊपर, सिंपल सवाल आते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो, बात करें न्यूटन थर्ड लॉ की, फिर हम एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे, सेकंड लॉ में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो हम एक साथ कर लेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स 10-12 हम एक साथ कर लेंगे। पहले थर्ड लॉ की आराम से बात कर ले, ठीक है, सिंपल है। तो न्यूटन थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्या नाम है। बेसिकली ये बोलता है कि अगर हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि हमेशा आप कभी देखो समझो, अगर मैं इस पे मारूं तो देखो मेरे को इस पे और इस पे दोनों पे दर्द होगा, क्योंकि जब मैंने इसको मारा ना तो इसने भी मुझको मारा, सेम टाइम पे ही
दोनों जितना फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूँ उतना फोर्स ये मेरे पे भी लगा रहा है, समझ रहे हो। तो हमेशा जब भी आप फोर्स लगाते हो उल्टा आप पे भी फोर्स लगता है। मैं दीवार को धक्का मारूंगा तो मेरे हाथ में भी दर्द होगा क्योंकि दीवार भी मेरे को धक्का मार रही है। हमेशा 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 फोर्स, जैसे मैं आगे बढ़ने हमेशा, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है तो मैं जमीन को पीछे धक्का मारता हूँ। मैं अपने दम से कभी आगे नहीं बढ़ता। होता क्या है, मैं तो पीछे दम लगा रहा हूँ। देखो जब आगे बढ़ रहे हो तेज, अगर आप रनिंग करते हो तो आप तो पीछे दम लगा रहे हो अपनी बॉडी से, आगे कैसे जा रहे हो। तो जमीन आपको आगे धक्का दे रही है, फ्रिक्शन आपको आगे धक्का दे रहा है। जब मैं ऐसे आगे चलता हूं ना तो मैं तो पीछे जा रहा हूं, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन बोल रहा है, फ्रिक्शन में मैं पीछे लगा रहा हूं फोर्स, फ्रिक्शन मेरे पे आगे लगा रहा है। मेरा एक्शन पीछे, रिएक्शन आगे, और मैं रिएक्शन से चल रहा हूं। हमेशा अपन रिएक्शन से चलते, हमेशा रिएक्शन से चलते हैं बेटा, इसलिए हम फ्रिक्शन के कारण चल पाते हैं। फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऐसे देखते हो ना कार्टूनों में, एक जगह पे दौड़ते रहते हैं, आइस में आ जाते हैं, ऐसे एक ही जगह दौड़ते रहोगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ऐसे आगे दौड़ ही नहीं पाओगे आप। फ्रिक्शन नहीं है तो, फ्रिक्शन है तो क्या, वही सेम चीज। तो एक्शन का रिएक्शन, हमेशा हर फोर्स का पैरेलल फोर्स लगता है एंड उल्टा फोर्स लगता है। सेम वैल्यू होती है, बस उल्टा हो जाता है ना। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल अपोजिट एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। डिफरेंट बॉडी पे कैसे, जैसे मैंने पैर जमीन पे लगाया तो मैं, मेरा पैर का फोर्स पीछे धक्का मार रहा हूं, तो जमीन मुझे आधे धक्का मार रही है। तो मेरा फोर्स जमीन पे, जमीन का फोर्स मेरे पे, मेरा फोर्स मेरे खुद पे नहीं लग सकता बेटा, समझो। ऐसे मैं मूवीज वगैरह में देखता हूँ, सुपरमैन ऊपरमैन ऐसे उड़ रहा है, उड़ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स का थर्ड लॉ, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ टूट जाएगा। क्यों, आप ऊपर जा रहे हो तो आपको कोई नीचे फेंकना पड़ेगा, अपने आप ऊपर जा ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो या तो ऐसा हो कि ऐसा कुछ हो रहा हो कि लेट से कि यार सुपरमैन वगैरह क्या कर रहा है, बहुत सुपरमैन ने 10 किलो मूली के पराठे खा लिए, अब वो पीछे से गैस छोड़ रहा है, गैस निकल रही है, बैंग से रॉकेट से निकलती है, बर्र से गैस निकल रही है, फिर वो ऊपर जा रहा है, वो दैट इज अलाउड बाय फिजिक्स, क्योंकि उसने गैस नीचे छोड़ी तो वो ऊपर चला गया। सेम जैसे रॉकेट होता है, बहुत सारी गैस नीचे, कई किलोग्राम गैस नीचे छोड़ता है, टन में गैस नीचे छोड़ता है, तब जाकर वो ऊपर उड़ पाता है। समझ रहे हो, तो कभी भी आगे बढ़ने के लिए पीछे धक्का लगाना पड़ेगा, पर तो आप खुद के दम से, खुद का फोर्स खुद पे, ऐसे मैं खुद से अपने आप उड़ नहीं सकता कभी भी, खुद का फोर्स आप अपने आप लगा ही नहीं सकते। आप कुछ नीचे फेंकोगे तो ऊपर जाओगे। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है, अपोजिट होता है, और अलग अलग बॉडी पे लगता है। आप किसी पे लगाओगे तो वो आप पे लगाएगी, समझ रहे हो बात को। एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी, एक बॉडी पे लग नहीं सकता। when one body exert a force on the other body, the first body experience a force which is equal in magnitude, मतलब बराबर है, in opposite direction। ठीक है, in opposite direction of force which is exerted। तो ये कोई ऐसे अलग से कोई पूछेगा नहीं स्टेटमेंट, मतलब कॉमन सेंस के स्टेटमेंट है सब सारे सारे, कि आप किसी पे दम लगाओगे या कोई व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर बॉडी, तो जो दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाएगी, जो क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में 10 का 10 ही रहेगा, 10 का 20 नहीं हो सकता। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि अगर ये ए है और ये बी है, अगर ए बी पे फोर्स लगाता है F1, तो बी इस पे फोर्स लगाएगी F2, ये दोनों बराबर होंगे पर उल्टे होंगे। F1 F2 में क्या रिलेशन होगा, एक दूसरे का माइनस हो जाएंगे। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसका, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। अब इसकी एप्लीकेशन देख लो, देखो जब बॉल से टक्कर होगी तो दोनों प्लेयर को चोट लगेगी। क्यों, बोथ प्लेयर गेट हर्ट व्हेन दे कोलाइड व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। क्यों, क्योंकि एक दोनों पे एक्शन रिएक्शन पड़ा, दोनों को चोट लगेगी, दोनों को दर्द होगा, दोनों का सर फूटेगा, दोनों को टाके लगेंगे, दोनों, वैसे भी फुटबॉल वालों को थोड़ा टच कर दो उसमें आ करके रोने लग जाते हैं वो, तो इसमें तो दोनों का सर फूट गया है, दोनों सर पकड़ के मम्मी मम्मी करते रहेंगे, हालत खराब हो जाएगी भैया, क्योंकि चोट दोनों को लगती है, एक को लगेगी ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन रिएक्शन। ठीक है, यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड व्हेन ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, पीछे धक्का दोगे तो आगे जा पाओगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता है। तुम पीछे एक्शन दो, रिएक्शन तुम्हें आगे धक्का देगा, अपने आप तुम आगे कर ही नहीं सकते, तुम्हें कुछ पीछे कर डालोगे तो तुम आगे जाओगे। स्विमिंग में भी जब आप स्विमिंग करते हो, आप पानी को पीछे धक्का देते हो तो आप आगे जा पाते हो, है ना। आप अपने आप बोलो मैं आगे जाऊंगा, नहीं जा सकते, पीछे पानी को धक्का दोगे तो पानी आपको आगे धक्का देगा। आप एक्शन से नहीं, आप हमेशा रिएक्शन से चलते हो, एक्शन पीछे, रिएक्शन पानी ने आगे धक्का दिया, आप पानी पे लगाओगे, पानी आप पे लगाएगा, डिफरेंट बॉडी पे, इक्वल अपोजिट। ठीक है, गन रिकॉइल व्हेन बुलेट इज फायर, गन शूट मारोगे फट से पीछे आती है, फट से पीछे आती है। और मूवी में देखते हैं बड़े बड़े हीरोज की मूवी में, वैसे एक हाथ में मशीन गन उठा के ऐसे यूं रख के ऐसे फायर कर देते हैं, बेटा हाथ क्या पूरा जबड़ा वबड़ा, हाथ वाथ पूरा निकल के पीछे टूट के अलग हो जाएगा, उसका रिकॉइल इतना होता है, क्योंकि जितना फोर्स से आप फेंक रहे हो उतना फोर्स पीछे भी लगता है, रिएक्शन भी आता है।
इसलिए गन शूट करते देखा होगा तो कई मूवी में ऐसे गन शूट गए, ऐसे नहीं होता बेटा, वैसे पकड़ना पड़ता है सपोर्ट के लिए। शूट करते हैं पीछे आता है हाथ, इसे बोलते हैं रिकॉइल होता है, रिकॉइल होता है। ठीक है, रोइंग बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन अ सेलर जंप्स आउट। जैसे बोट से आप ऐसे कूदोगे पानी से बाहर तो बोट इधर आगे निकल जाएगी। इसका एग्जांपल आप घर में भी देखते हो। आप सुबह उठते हो, जब घर पे चद्दर मस्त है, आप अगर चद्दर से उठते हो, जैसे इस तरफ से जाते हो उठ के, चद्दर अपने आप एक दूसरी तरफ फेंका जाता है। नोटिस करना, सेम सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। जैसे अपने आप होता है, ऐसे कुछ वो बात नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप कभी कोई अगर वो किसी के घर पे अगर गेट हो, झूले टाइप गेट होता है, ऐसे डंडा लग जाता है, ऐसे दो अलग अलग गेट होते हैं, ऐसे खोलते हैं वो गेट, ऐसे बंद हो जाते हैं। तो उस गेट पे अगर आप आगे जाओगे ना तो गेट अपने पीछे आएगा, ऐसे पीछे जाओगे तो गेट भी दूर जाएगा। एक्शन रिएक्शन। ठीक है, स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड टू मूव फॉरवर्ड, रॉकेट मूव अपवर्ड व्हेन इट इज लॉन्च्ड। ठीक है, इट इज लॉन्च, गैस इज थ्रोन डाउन, या गैस इज रिलीज डाउनवर्ड, रिलीज डाउनवर्ड। गैस नीचे डालेगा तो रॉकेट ऊपर जा पाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस कंपेयर टू रफ सरफेस। अगर बहुत चिकनी सड़क है तो आप चल नहीं सकते। पानी में एक्टिवा बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है, क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, उसमें एक्शन रिएक्शन बिगड़ गया, फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा है ज्यादा ढंग से। तो अब आप कर रहे हो तो आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे, जब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा आप आगे धक्का नहीं दे पाओगे, तब तक आप चल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये है एक्शन रिएक्शन का गेम। लास्ट कंसेप्ट, फिर न्यूमेरिकल्स करके छुट्टी हो जाएगी। लास्ट कंसेप्ट है, तो लास्ट कंसेप्ट क्या है कि भाई एक सिंपल सवाल आता है कि यार जब एक्शन रिएक्शन होता है तो अर्थ और चांद के बीच में भी लगता है, तो जितना फोर्स चांद पे मैं लगा रहा हूं उतना फोर्स चांद भी मेरे पे लगा रहा है। अगर मैंने चांद पे फोर्स लगाया 10,000 करोड़ न्यूटन का, और कुछ बहुत सारा फोर्स लगाया, बहुत सारा फोर्स लगाया, तो चांद भी मेरे पे इतना ही फोर्स लगा रहा है, एफ एफ बराबर होंगे। तो चांद क्यों घूमता है, मैं क्यों नहीं घूमता बेटा? क्योंकि बेटा घूमते फोर्स से नहीं, एक्सेलरेशन से है। समझो, फोर्स होता है मा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन में मास। तो अगर फोर्स सेम है तो जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो सेम फोर्स अगर है तो लेस मास विल मूव मोर हमेशा, और जिसका ज्यादा मास है, मोर मास, हैवी मास, विल मूव लेस। हमेशा सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। तो फोर्स बराबर है पर मास तो बराबर नहीं है ना। फोर्स होता है मा, ए हो जाएगा फोर्स अपॉन में मास। तो एक्सेलरेशन उल्टा होता है मास से, समझना। एक्सेलरेशन क्या होता है, इनवर्स ऑफ मास होता है। सेम फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मास का उल्टा हो जाता है। तो फोर्स बराबर है, बराबर फोर्स लग रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ सही है। पर चांद का मास बहुत कम है अर्थ से कंपेरेटिवली, इसलिए चांद को घूमना पड़ता है। अगर अर्थ और चांद का मास बराबर होता तो दोनों ऐसे ऐसे घूमते, पर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो अर्थ इतना ज्यादा नहीं हिलती। बोले तू है हल्का, तू घूम के ला, तू ज्यादा घूमता है। समझ में, पतला आदमी ज्यादा घूमता है, मोटा आदमी कम। मैं मोटा हूं, मैं घूम नहीं पाता ज्यादा, मेरे को आलस आ जाता है, मेरे पेट दुखने लगता है। कोई पतला है वो ज्यादा घूमेगा। जैसे कि सेम चीज होती है ना, जब हम वो रस्सी पकड़ करके खींचते हैं ना, उसको रस्सी पकड़ वो खींचते हैं ऐसे। तो अगर मैं हूं और मेरी लेट से मैं और कोई, मैं हूं, मैं मोटू आदमी, कोई पतला आदमी खींच रहा है, तो दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल अपोजिट, फिर भी वो खींचा जाएगा। क्यों खींचा जाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन मास का उल्टा है। ठीक है, जिसका मास कम है वो जल्दी खींचा जाता है। समझ रहे बात को? हाँ, आया क्लियर? बात समझ में आई बेटा? ठीक है, सेम लिखा है, अर्थ डज नॉट मूव सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स द मून बिकॉज वाइल ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर इक्वल। फोर्सेस क्या है, इक्वल है। Earth's much larger mass means the same force produce a much smaller negligible acceleration on Earth and much more acceleration on the moon because mass is small. तो मून का मास छोटू है वो ज्यादा चलेगा, अर्थ का मास ज्यादा है वो कम चलेगी। सिंपल सोबर कंक्लूजन। ठीक है, दैट वाज इट, द चैप्टर हैज ओवर। नाउ लेट अस डू द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल करेंगे बैठ के बहुत सारे। ठीक है, चलो लेट अस डू द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल। विच विल रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स? 2 kg 5 से एक्सेलरेट कर रहा है और 4 kg 2 से एक्सेलरेट कर रहा है। देखिए F बराबर है, में देखिए 2 इंटू 5, 10 न्यूटन लग रहा है इसमें फोर्स। सेकेंड वाला F बराबर एम ए
4 इंटू 2 8 लग रहा है इसमें फोर्स। इसमें ज्यादा होगा फर्स्ट केस में ज्यादा लेगा, इसमें मोर है, ज्यादा फोर्स लग रहा है। सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल देखें। चलो, अब मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। चलो कुछ बेसिक चीज कंसेप्ट सिखाते हैं आपको नहीं पता होंगे तो ये सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी वेलोसिटी दे रखी किलोमीटर पर आवर में, इसमें अगर आप 5/18 मल्टीप्लाई करते हो तो मीटर पर सेकेंड में आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जनरलाइज क्वेश्चन हमेशा कैसे करना है बेटा, हमेशा देखना क्या होगा क्वेश्चन में, आपको वी यू टी कुछ ये दे रखा होगा। एक्सेलरेशन निकाल लो कैसे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम से, हर क्वेश्चन में। ये हम लोग पहले वाले चैप्टर में बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, वहां तक सेम रहेगा। इसके बाद फोर्स निकाल लो मास इनटू एक्सेलरेशन से। या तो एक्सेलरेशन ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ से कैसे निकालते हैं, स्लोप आ जाता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ पढ़ा था हमने, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वीटी। तो वीटी ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। जैसे लेट से ये बोला यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 10 है और लेट से ये 5 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 10 अपॉन में 5 हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप या तो स्लोप से निकाल सकते हो बेटा एक्सेलरेशन, या फिर क्या निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो v माइनस यू अपॉन में टी से। एक बार एक्सेलरेशन निकल के आ गया तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, या उल्टा भी जा सकते हैं। आप एक्सेलरेशन निकाल लो फोर्स अपॉन में मास से, फिर एक्सेलरेशन अगर आ गया तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी, जो हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है, अच्छे सवाल यही 2 टाइप के होते हैं। या तो पहले क्या करोगे, आइदर आपको ये पहले तो ये समझ में आ गया, कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर किलोमीटर पर आवर में, 5/18 मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ जाती है, पहली चीज। दूसरा, एक्सेलरेशन निकालो v माइनस यू अपॉन टी से, फोर्स निकाल लो माँ। एक्सेलरेशन कई बार स्लोप से भी दे देते हैं, या फिर एक्सेलरेशन निकाल लो फोर्स अपॉन में मास से, और ए निकल गया फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। अब पिछले चैप्टर में मोशन में चले गए। दिस आर हाउ दे गिव द मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, चलो 37 से हम चालू करेंगे और हम लोग 48 तक, 49 50 तक 13 पेज क्वेश्चंस करेंगे। रेडी हो, स्टार्ट करते हैं। अब मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो कन्वर्ट करो इस वी को। ठीक है, स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो, 18 कितना जा रहा है, 18 6 जा रहा है शायद, ये 18 6 6 30 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। 30 मीटर पर सेकेंड आ गई आपकी वेलोसिटी। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। टाइम दे दिया, स्टॉप मतलब v0, फाइनल 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। टाइम दे दिया 4 सेकेंड। देखो जो फर्स्ट के सिखाया, vut दे दिया, एक्सेलरेशन निकल जाएगा ऑन स्पॉट, v माइनस यू अपॉन में टाइम, 0 माइनस 30 अपॉन में टाइम है 4, माइनस 30/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डाल दे डब्बे में या अंडरलाइन कर दे, एक्सेलरेशन निकल गया। ये फॉर्मूला डब्बे में डालें और फाइनल आंसर जो है अंडरलाइन कर दे, एटलीस्ट डब्बे में नहीं डाल सकते तो। ठीक है भैया, चलो। कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ मास अलोंग विद पैसेंजर इज, ये मास दे दिया कितना, 1000 kg। फोर्स कैसे निकाल लोगे, मा 1000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसमें, 30/4 आ गया आंसर। ये कटेगा 15, ये कटेगा 2, ये कट जाएगा 2 से 500, 500 इंटू 15, उससे 15 5 75, 0 0 न्यूटन। फाइनल आंसर डब्बे में आ गया। तो बताइए जो आपको स्टैंडर्ड बताया वही होगा हमेशा, हर बार वही सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं। एक और देखो, जैसे ये वाला ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ 20 ग्राम ब्ला 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 गिवन। पर तो वीटी ग्राफ दिया, एक्सेलरेशन निकाल लो फटाफट से, स्लोप आ जाएगा, स्लोप
स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 20, अपॉन में बेस कितना है 1, 0 से 10। स्लोप निकाल, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ पूरा से लिखो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, नंबर नहीं देंगे, डायरेक्ट नहीं करना है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ लिखो। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिक्यूलर अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 20 अपॉन में बेस कितना है 10, तो हो जाएगा 2, नहीं -2, -2 क्यों होगा, स्लोप -2 क्यों होगा, माइनस क्यों है, बिकॉज वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है बेटा। देखो ना, ये वेलोसिटी कम होती है, या फिर और जरूरी नहीं ऐसे करना, और आप ए सिंपल v माइनस यू बाई टी से भी निकाल सकते हो। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल देखो ये आके क्या हो गई 0, स्टार्टिंग में कितनी थी 20, इधर है ना वेलोसिटी 0 हो गई ना यहाँ पे 20, अपॉन में कितना टाइम लगा 10, तो -2 हो गया ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों में से ऐसे निकालो आपकी मर्जी, ठीक है। हाउ मच फोर्स डज इट एग्जर्ट ऑन द टेबल, इसके आगे का ऊपर सॉल्व कर रहा हूं बेटा मैं। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दे रखा है कितना बेटा 20 ग्राम, तो 20 अपॉन में 1000 करना पड़ेगा, केजी में रखेंगे मास, है ना, मास दे रखा है 20 ग्राम, नहीं चलेगा, 20 अपॉन 1000 करो, केजी में चलेगा मास, ठीक है, ऐसा यूनिट। इंटू एक्सेलरेशन कितना आया -2, तो जाएगा -40 अपॉन में 1000, 0 काटो, तो -0.04 न्यूटन, ये आ गया आपका फोर्स। डब्बा डाल लेते हैं आखिरी में, एटलीस्ट अंडरलाइन कर लेते हैं, फोर्स आ गया फाइनल, ठीक है। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, समझ में आया, बहुत टफ नहीं है। एक्सेलरेशन या तो स्लोप से निकाल लो, पर ये कम होता हुआ स्लोप है, देखो स्लोप कम हो रहा है ना, इधर बढ़ता है ऐसा, तो नेगेटिव स्लोप बोल दिया इसको, या फिर v माइनस यू अपॉन में टी से निकाल दो, सेम चीज है, ठीक है। फिर फोर्स बराबर मान लगा दो, नेम द फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो फोर्स है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केजी मीटर पर सेकेंड पावर 1 होगा, हाँ। तो ये मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। सिंपल सवाल, सब तो पट 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 कर दोगे आप, अब दे विल नॉट टेक दैट मच टाइम। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg is accelerated uniformly from velocity of 4 to 8 in 8 सेकेंड। अब आप लिख लेना, m दे दिया है, u v t, फट से एक्सेलरेशन निकालो, v माइनस यू अपॉन में t, 8 माइनस 4 अपॉन में 8, 4/8 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फट से जैसे ही आया फोर्स आ जाएगा, माँ फोर्स से पूछा होगा, देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मास दे रखा है 50, ए 1/2 आ गया, 25 न्यूटन आपका आंसर आ गया। तो सेम सेम सवाल आते हैं हर बार, ए मैंने आपको दो ही टेक्निक से सवाल आते हैं, या तो v माइनस यू बाई टी से ए निकाल कर फोर्स, या स्लोप से ए निकलवा के फोर्स बराबर मान लगवा लेंगे, या फिर फोर्स दे देंगे तो अपॉन में मास से एक्सेलरेशन लगा के फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में चले जाएंगे। दैट इज इट, इसी टाइप के सवाल है और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट 0 एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट 0 फोर्स हो गया। Is it possible to object to be traveling with non-zero velocity? Yes, true, it is possible. It is possible. क्यों, कैसे बताओ, सोचो। अरे हमने बोला ना, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, या इसको हो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें नो फोर्स, ये तो नॉर्मल इनर्शिया ही होता है ना, इसमें तो नो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स लगेगा ही क्यों भैया, फोर्स की जरूरत ही नहीं है इसमें तो बिल्कुल भी। क्यों फोर्स लगाना है, फोकट का फोर्स काहे लगाना है, एक्स्ट्रा इतना पैसा मिल रहा है तुम्हें फोर्स लगाने का, काहे लगाना फोर्स फालतू का, जरूरत नहीं है फोर्स लगाने की, क्यों लगाओगे, ठीक है।
इफ द स्टेट कंडीशन हाँ बता दी हमने कंडीशन, कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं है। अगर भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वेलोसिटी तो नॉन जीरो कांस्टेंट है, कुछ वेलोसिटी है चल रहा है उससे, तो उसमें कोई फोर्स लगता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन यही होता है, इसका ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, इनर्शिया ऑफ मोशन यही होता है। स्टार्टिंग ही इस चैप्टर की यहीं से करी थी हमने। सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स। आगे देखें, बैट्समैन ने मारी क्रिकेट बॉल, हिट्स क्रिकेट बॉल विच रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड, ठीक है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम टू रेस्ट, बॉल स्लोस टू अ स्टॉप बिकॉज, बताओ बैट्समैन डिड नॉट हिल, नहीं, वेलोसिटी नहीं, फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ये सही है, रुकी क्योंकि कोई अपोजिट फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होता है वो, आपको पता है वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन है, रोक दी बॉल अपोजिट लग के, ठीक है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, तो बकवास है। तो क्यों रुक गई बॉल, क्योंकि क्या लगा, फ्रिक्शन लग गया। सिंपल सिंपल सवाल है। अगला देखो, अब आप खुद देखो कितने इजी सवाल है। ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। चलो देखें, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u बराबर 0, s दे दिया डिस्टेंस, टाइम दे दिया ये, तो यहाँ पे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल है, यहां से a निकलवा रहे हैं ये लोग। देखो 400 मीटर बराबर u क्या, रेस्ट स्टार्ट हुआ 0, हाफ a t का स्क्वायर 20 इंटू 20, 400 बराबर हाफ a 400, काटो वंजा, a बराबर आ जाएगा 2, इधर जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a निकलवा लिया इन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन से। नॉर्मली v माइनस यू अपॉन में टाइम से निकलवाते, इन्होंने इस बार इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलवा लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हम मोशन वाले चैप्टर में बहुत ऐसा कर चुके हैं भाई, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार प्रेफरेबली बोलूंगा, अगर मोशन चैप्टर नहीं देखा है तो उसके क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके यहाँ पे आ जाओगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये निकल गया। फाइंड द फोर्स, एक्सेलरेशन है, फाइंड द फोर्स इफ इट्स मास इज 7 टन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या है 7 टन, 60 टन मतलब 7000 केजी हो जाता है, एक टन में 1000 किलो होते हैं, 7000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 14000 न्यूटन का फोर्स आ गया मेरा। डब्बा मारो आंसर पे, ये अंडरलाइन कर दो, जहां फॉर्मूले लगे वहां अंडरलाइन कर दो, जहां फॉर्मूले लगाए वहां अंडरलाइन कर दो। ऐसे क्रॉस ऐसे बनाना नहीं चाहिए, काटा पिटी हो जाती है, स्कूल में नंबर काट लेते है ना। सिंपल से होता है, मैंने आपको सिखाया पहले ये यूएसटी ये सब ऐसे लिख दिया करो, है ना। एक बार ऐसे मेरे से मत करना है ना, स्कूल में नंबर नहीं आएंगे, पहले लिखना पड़ेगा। S400 है, U0 दे रखा है, टाइम 20 दे रखा है, ए पूछा है, तो फिर सेकेंड इक्वेशन लगाई हमने, सेकेंड इक्वेशन क्या लगाई, फिर इसके बाद चालू होगा, सेकेंड इक्वेशन लगाई हमने, सेकेंड इक्वेशन लगाई ये, फिर ऐसा लिखना होगा, फिर इस टाइप से करना होगा, समझ रहे हो। तो अब फुल नंबर मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ से मत चालू कर देना, बोलो ये क्या कर दिया तुमने, पहले लिखा करो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg, तो 8000 kg है, 5 वैगन ईच 2000 kg, टोटल मास बता दो अब, तो मास टोटल कितना हो रहा है 8000 इसका प्लस 5 इंटू 2000, तो जाएगा 18000 kg, इसका 10,000 और 8,000 18,000 किलो है ना, ठीक है। फोर्स लगा कितना 40,000 न्यूटन का, फोर्स लगाया इसने बोला 40,000 न्यूटन का। फाइंड द एंड द ट्रैक ऑफर द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, फ्रिक्शन लग रहा है 5000 न्यूटन का। तो बेटा क्या होगा, देखो ट्रेन है, आगे फोर्स लगा 40,000, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, कितना फ्रिक्शन रोकेगा इसको जाने से, कितना लग रहा है 5000, तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना हो जाएगा, अपोजिट लगते हैं, माइनस कर दो, 40,000 माइनस 5000 कितना हो जाएगा बेटा 35,000 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा, फोर्स नेट जो अनबैलेंस्ड है ये। अब इसके आगे का मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं बेटा। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स पूछा है, तो नेट फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये ए हो गया। इसके बाद बी, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो फोर्स नेट जो होता है वही क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, 35,000 न्यूटन, मास कितना है 18,000 kg,
0 कट गया, एक्सेलरेशन आ जाएगा 35/18। तो 9.18 टू जा होता है 1.9 समथिंग कुछ आ रहा है, ये देखो 1.94 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया, देखो ठीक है, क्लियर है, नॉट दैट डिफिकल्ट। बस क्या है, इसमें दो फोर्स डालती है एक की जगह, नेट हमेशा 30 देता है, इसमें बोला एक आगे फोर्स पीछे था फ्रिक्शन, माइनस कर लो, नेट फोर्स निकल जाएगा, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन बना दो। इसलिए सेकंड लॉ बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, जो अनबैलेंस्ड होता है, जो नेट होता है अनबैलेंस्ड होता है, वो बराबर एम होता है। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स 4 पॉइंट में पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स पढ़ा था अपने सेकंड लॉ। तो वो अनबैलेंस्ड होता है, तो अनबैलेंस्ड निकालो कितना है, 40,000, 5,000 माइनस करना पड़ेगा, अपोजिट है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, सबसे आसान सवाल बताओ, mv, डायरेक्ट फॉर्मूला। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब फोर्स जीरो। इनर्शिया ऑफ मोशन भी यही बोलता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए तो कोई फोर्स लगता ही नहीं है ना, ठीक है। तो नेट जो फोर्स है, फोर्स नेट जो है वो क्या है, जीरो। अब इसने बोला मैंने लगाया हॉरिजॉन्टल 200 का फोर्स, तो पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर ये टोटल जीरो है तो फ्रिक्शन भी कितना होना चाहिए, 200 ही होना चाहिए, तभी आगे पीछे 200 जीरो हो पाएगा। तो हाउ व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड, फ्रिक्शन कितना होगा, 200 होगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखो मैं अलग अलग क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मस्त मस्त मजा आएगा करने में, ठीक है। फॉलोइंग इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे देखो ऐसा दिख रहा है, टाइम में डिस्टेंस देखो, 0 पे था, 1 पे आया, 2 पे 8 चला गया, ये तो क्यूब बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, 3 पे 27 चला गया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोई फिक्स भी नहीं बढ़ रहा कि बराबर बराबर बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ भी, बहुत तेज बढ़ रहा है। तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट तो नहीं है भैया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं हो सकता ये, इट इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग, फड़बड़ फड़बड़ बढ़ रहा है, देखो है ना। इसको वैसे भी देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको, टाइम का क्यूब कर रहा हूं तो ये आ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर टाइम का क्यूब है इस ग्राफ से देखो तो। अगर मैं क्यूब की इक्वेशन बनाऊं ना तो ये एस टाइप से कुछ बनती, कर्व बनती, कर्व। तो एस टी ग्राफ कर्व मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ज्यादा ज्यादा टफ हो जाएगा, अपन ये 11th में पढ़ोगे, ये 11th में ही पढ़ाऊंगा सब चीजें, ये सिंपल सिंपल देखो अभी। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्सेस क्या होंगे, अनबैलेंस्ड होंगे। भाई अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स अनबैलेंस्ड है, भैया ना एक्सेलरेशन जीरो होता, अनबैलेंस फोर्सेस है, बैलेंस फोर्स नहीं हो सकते, खत्म है सवाल। पॉजिटिव इंक्रीजिंग क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है डिस्टेंस भाई, अगर ऐसा बढ़ता ना कि 10 15 20 से बराबर बढ़ता तो बोलते भैया हाँ ठीक है, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब प्रॉब्लम है, एक्सेलरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब 0 1 8 27 ये 64 कितने फास्ट फास्ट बढ़ रहा है, देख रहे हो। तो क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। हाँ, 2 person मैनेज टू पुश अ मोटरसाइकिल कार ऑफ मास 1200 kg एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट अ लेवल रोड। तो ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे ए पार्ट बोलो। तो 2 पर्सन है, एक का फोर्स एफ, 2 पर्सन का फोर्स, तो फोर्स ऑफ पर्सन अज्यूम कर लो, फोर्स ऑफ पर्सन इज एफ, फोर्स ऑफ 2 पर्सन, दो लोगों का कितना हो जाएगा, 2f, फोर्स ऑफ 3 पर्सन कितना हो जाएगा, 3f, सिंपल सी बात है। अब एक केस में उसने बोला है 2 पर्सन pushes a मोटर कार एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जीरो फोर्स, एफ रेट जीरो, 2 पर्सन मतलब 2f फोर्स लगा,
2F फोर्स लगाया, पीछे लगा होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बराबर क्या होगा 2F होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे लगा है नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने लास्ट क्वेश्चन भी करा, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 क्यों होना चाहिए नेट फोर्स 0। अब आपको भी पता है 0 क्यों होगा नेट फोर्स, क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन बोला है, तो यहाँ तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं फोर्स की, है ना, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3% टू अ प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 0.2। तो ये बी केस ले लेते हैं इसको, यहां से बी पार्ट है, सेम कार है मतलब फ्रिक्शन भी सेम होगा, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 2F, 3 लोगों का फोर्स लग रहा है 3F, फोर्स नेट कितना हो जाएगा 3F माइनस फ्रिक्शन 2F, F फोर्स नेट हो गया F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स नेट बराबर मास, F बराबर मास दे रखा है कितना 1200 इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 0.2, मल्टीप्लाई करो 240 न्यूटन आपका आ गया फोर्स। अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत एक बार 2 बार करोगे तो समझ में आएगा। देखो फिर समझो एक बार क्या था सवाल, सवाल एक्चुअली बहुत प्यारा, नहीं समझ में आया अभी तुमको। देखो सुना, 2 लोग ने करा तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी आया यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड नहीं बदली, कुछ भी ऐसा हुआ, मतलब क्या हो गया, मतलब नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है मतलब जितना फोर्स लगा उतना फ्रिक्शन लगा, तो 2F फ्रिक्शन बराबर, कट गए दोनों 0, ठीक है। अब फ्रिक्शन तो 2F ही रह जाएगा, फोर्स आपने 3 लोग धक्का दे रहे हैं, 3% से धक्का पड़ा रहे हो आप, 3F लगा, F नेट क्या हो जाएगा अनबैलेंस्ड, जो नेट होता है 3F माइनस 2F, F बचा, जो F नेट बचा वो मास इनटू एक्सेलरेशन, F बराबर जो अनबैलेंस था F ही था, रख दिया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फिर हम प्रोफेसर कॉपी करके छुट्टी कर देंगे आपकी। देखिए, हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल, ठीक है, द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.001 सेकेंड्स। तो मास दे दिया, ये इनिशियल स्पीड थी, जब नेल स्टॉप्स द हैमर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल स्टॉप कर दिया तो टाइम दे दिया। व्हाट इज द फोर्स ऑन द नेवल, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन में t, फिर देखो 0 माइनस 50 अपॉन में टाइम 0.01 माइनस 50 अपॉन 0.01 माइनस 50 0 5000 न्यूटन एक्सेलरेशन आ गया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स बराबर मास कितना, आधा किलो है, 500 ग्राम बाय 1000 कर दूंगा, केजी में आ जाएगा, इंटू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा माइनस 5000, 0 0 0 0 काटो, 5 से कटेगा 2 ज़ा 10, आधा किलो बोल सकते हो डायरेक्ट भी, तो फोर्स आ जाएगा कितना माइनस 2500 न्यूटन का, इतना फोर्स लगेगा भाई साहब, ठीक है, हाँ इतना फोर्स लगेगा। नेल स्टॉप्स द हैमर, तो इतना फोर्स लगाएगा। आया बेटे समझ में, बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई लाइक दिस क्वेश्चन। वही सेम टाइप के क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में दे दिए जाते हैं, ठीक है। चलो प्रोफेसर कॉपी देख लेगा फटाफट से पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तो बहुत मजा आ जाएगा। फोर्स लॉज ऑफ मोशन सिंपल सी चीज है, सिंपल चैप्टर, इसको आप प्रिंट भी करा सकते हो आराम से, पीडब्ल्यू ऐप पे आपको मिल जाएगी चीज। देखो ध्यान से, रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट पोजीशन नहीं बदलता कोई टाइम में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बदल लेता है तो मोशन हो जाता है। फोर्स की बात करें, सिंपल बोलो तो पुश या पुल है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसा यूनिट है, न्यूटन, सीजीएस डाइन होती है, अदर यूनिट बोल लो डाइन होती है, और 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन, 10⁵ डाइन होता है। अफेक्ट ऑफ फोर्स कह सकता है, बॉडी को मूव करा सकता है, स्टॉप करा सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, स्पीड बदल सकता है, या शेप और साइज बदल सकता है, 5 चीजें होती है। रिजल्टेंट फोर्स कहता है जो नेट इफेक्ट में फोर्स हो जाता है। बैलेंस मतलब बराबर है, अनबैलेंस मतलब बराबर नहीं है, कुछ बच गया रिजल्टेंट आएगा। अरिस्टोटल ने गलत बताया था, अरिस्टोटल ने गलत बताया था, ये रेड वाला ये क्रॉस गलत, इधर नहीं आएगा, रेड वाला क्रॉस इधर आएगा, अरिस्टोटल पे आएगा। अरिस्टोटल ने गलत बताया था, इसने बोला था कि रेस्ट होता है एक अपने जो नॉर्मल स्टेट होती है, ठीक है, फोर्स लगता है मोशन के लिए, गलत था। हमने को बताया रेस्ट होता, गैलीलियो ने सही बोला था, रेस्ट होता है या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दोनों क्या होता है, दोनों में कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। ऑन स्मूथ सरफेस ऑब्जेक्ट की मूविंग अनलेस स्टॉप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है।
बैठा है या चल रहा है, चेंज करने के लिए, चलते हुए तो बिठाने के लिए, बैठे चलते सॉरी बैठे हुए तो चलाने के लिए, चलते हुए तो बिठाने के लिए, इसमें फोर्स लगता है। इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज, इनर्शिया बोलते हैं, चाहे मोशन हो चाहे रेस्ट हो, चेंज। डिपेंड ऑन मास मोर इनर्शिया, पत्थर से लगेगी तेज, बॉल से कम धीरे धीरे लगेगी। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, रेस्ट मतलब बॉडी स्टेट स्टेज एट रेस्ट। बस का एग्जांपल सबसे फेमस है, बस स्टार्ट होगी आप पीछे गिर जाओगे। और इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी जो मोशन में है चलती रहेगी, बस जब रुकेगी तो आप आगे गिर जाओगे, टांग अड़ा देते हैं जो आगे गिर जाते हैं, है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कह लेते हैं इसको। क्या होता है, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड या एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स जो हमने पढ़े थे वो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं सेम। सेकंड, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये एक्चुअली क्वांटिटी नाम तक कितना मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। एग्जांपल, बुलेट्स हाई वेलोसिटी से मार देती है, कार एक्सीडेंट में जो ज्यादा मोमेंटम, जो कि मास ज्यादा है वेलोसिटी ज्यादा है, एमवी से, इससे चोट इसी से लगती है मोमेंटम से। बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ क्या बोलता है न्यूटन का, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन डायरेक्शन, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, करंट लगा, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट या अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फॉर्मूला F बराबर ma या डेल्टा P बाय डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। ठीक है, एक न्यूटन कैसे बोलते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F बराबर ma में, इसको 1 रख दो, एक न्यूटन की डेफिनेशन निकल के आ जाती है। एप्लीकेशन सेकंड लॉ का वही है कि ज्यादा कम टाइम लगाओगे ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा टाइम लगाओगे कम फोर्स लगेगा, और F बराबर ma, धीरे अगर सेम फोर्स से चलते रहोगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी या लंबा कूद पाओगे। वही सेम क्वेश्चन आ जाते हैं सारे एक्सेलरेशन वाले। ठीक है, अब न्यूटन का थर्ड लॉ की बात करें, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक्शन रिएक्शन में क्या होता है, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट होता है और अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। आगे जाने के लिए पीछे धक्का देना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए नीचे फेंकना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आप रिएक्शन से चलते हो, खुद का फोर्स खुद पे लगाना अलाउड नहीं होता है। मैथमेटिकल F1 मैथमेटिकल होता है F1 इज इक्वल टू -F2 इसकी इक्वेशन। ठीक है, एप्लीकेशन जो हमने सारी के सारी पढ़ी, गन का रिकॉइल हो जाएगा, नाव चलाने के लिए पीछे धक्का मारोगे तो आगे जाओगे, स्विमिंग में भी सेम हो जाता है, गन का रिकॉइल पढ़ लिया हमने, और बहुत सारे सॉकर बॉल से टकराओगे दोनों को लग जाएगी। ठीक है, रॉकेट ऊपर जाने के नीचे गैस छोड़ता है, वो आइस पे चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रिएक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि। ठीक है, अब एट द एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आते हैं, पहला F बराबर ma पे आता है या मोमेंटम पे आता है, डायरेक्ट mv निकलवा लेते हैं, फिर डबल मास या हाफ एक्सेलरेशन टाइप जो आता है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट पे आ जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, बैलेंस कर दो, जो हमने कहा था वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर हो जाते हैं, है ना। इस पे बहुत सारे सवाल हमने करे थे, बॉल स्टॉप कर रहे हैं, कार स्टॉप कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकलवा रहे हैं। और शॉर्ट में अगर बोलूँ तो आपसे एक्सेलरेशन निकलवा सकते हैं, 3 तरीके से निकलवा सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन एक तो निकलवा सकते हैं आपसे 3 इक्वेशन से, ठीक है, या v माइनस यू अपॉन में टाइम से, या ग्राफ से, और उससे फिर क्या यहाँ पे निकलवा लिया आपसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देंगे, या वाइस वर्सा, एक्सेलरेशन निकलवा लो यहाँ से, फोर्स कई बार डायरेक्ट हो सकता है, कई बार फ्रिक्शन दे सकते हो तो माइनस करना पड़ेगा, फिर ये निकल कर इधर उल्टा जा सकते हो। तो ये ही सभी न्यूमेरिकल्स घूमते रहते हैं बेसिकली। ठीक है, दैट वाज इट। एक बार एकदम शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ मैं, एकदम अल्ट्रा शॉर्ट की पॉइंट, जैसे बस फट से रिवीजन 1 सेकंड में कर सको। सिंपल, रेस्ट एंड मोशन है, पुश पुल और एक्टिंग ऑन बॉडी का जैसा बकवास है। हाँ, ये ऊपर रेस्ट और मोशन ये गलत लिख दिया, यहाँ से चालू करते हैं फोर्स से। फोर्स क्या है, पुश और पुल है, वेक्टर है, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव या स्टॉप, चेंज स्पीड, डायरेक्शन या शेप भी, शेप साइज वगैरह। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्स, बैलेंस अनबैलेंस, बैलेंस मतलब नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्स, बैलेंस मत बैलेंस्ड हो जाता है 0। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई लिखने में, यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स कब हो जाता है, बैलेंस मतलब जब नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसमें नेट फोर्स 0 नहीं होता है। अरिस्टोटल ने बोला था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नहीं ये गलत हो गया, ये अरिस्टोटल का गलत लिखा हुआ, ये पेज थोड़ा गड़बड़ लिखने में आ गया, इसका थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, इस पेज को अपन इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए। चलो, यहाँ पे हमारे नोट्स खत्म हो गए पूरे के पूरे, आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा, अच्छे से देखा, इसके लिए बहुत बहुत सारा आपको थैंक यू।
ये आखिर के हमने 2-3 पेज में जो शॉर्ट नोट्स पढ़े बेटा, ये एक बार चाहो तो प्रिंट करा लेना, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं हर चैप्टर के एंड में वन शॉट के प्रोफेसर कॉपी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सके, समझ रहे हो। चलो अब बस इतना ही था, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी भी एक रीड मार लीजिए, फोड़ के आ जाएंगे आप, टॉप मार के आएंगे, पूरी उम्मीद है मुझे आप एकदम तोड़ फोड़ देंगे, चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। यू हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड यू विल बी सक्सेसफुल। और 9th में अभी तोड़ना बचा है, अब बस कितने 3-4 चैप्टर के वन छोड़ और बचे हुए चैप्टर, सिलेबस ही खत्म होने वाला है, अब तो आधा से आधा कर लिया हमने, फटाफट से वो भी निपटा देंगे। ठीक है, चलो अब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के 3-3 हो चुके हैं, 2-2 हो चुके हैं, तो अब 5 चैप्टर बचे हैं, बस फटाफट से निपटा देंगे उसको भी। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, लव यू।